हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। तो आज जो है वो हम लोग जो है अपनी ज्योग्राफी की पूरी ज्योग्राफी जो है वो एक ही वीडियो के अंदर जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल हम लोग को ज्योग्राफी के अंदर जो है वो 7 चैप्टर है, लेकिन 5 चैप्टर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि वो 7 के 7 आप लोग के टोटल जो है वो उसी के अंदर कवर हो जाएंगे, जिससे आप लोग का थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बचेगा और जो है आप लोग के बोर्ड के पर्सपेक्टिव से जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट होने के लायक हो जाएंगे। तो आइए सीधे सीधे सबसे अपने पहले चैप्टर पे आते हैं, जो हम लोग का कौन सा है, वो हम लोग का है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो अब आप लोग जो है वो रिसोर्स से क्या समझते हैं? रिसोर्स हर वो चीज़ है, कौन सी चीज़ है जो आप लोग जिसको देख सकते हैं, हर चीज़ जो है वो रिसोर्स है। लेकिन ये 9 तक की डेफिनेशन जो है ये अच्छी थी। अब आप लोग आ गए 10 में, तो उसके लिए आप लोग को रिसोर्स के लिए क्या बताना पड़ेगा कि रिसोर्स हर वो चीज़ तो है जिसको आप देख सकते हैं और जो आपके यूज़ में आ रही वो हर चीज़ रिसोर्स है। लेकिन उसके अंदर जो है 3 कंडीशन होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? एक आप लोग की ये है कि वो टेक्नोलॉजिकल जो है एक्सेसिबल होना चाहिए, एक आप लोग का जो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, एक आप लोग का जो है कल्चरल एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यानी कि टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल में क्या होना चाहिए कि जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी ये चीज़ है, यानी कि ये जो है ये टेक्नोलॉजी को जो है हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग मान लें कि मान लीजिए आप कोई सामान ले तो आएँ, कोई भी कैमरा है या आप लोग कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, वो ले तो आए लेकिन उसको आप लोग को ऑपरेट करना नहीं आ रहा है, तो ये आप लोग का रिसोर्स तो है, लेकिन आप लोग उसको जब यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उस रिसोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जब तक टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं होगा तब तक के जो है उस चीज़ को जो है आप रिसोर्स जो है एक प्रॉपर रिसोर्स जो है वो नहीं कह सकते हैं। और सेकंड जो हम लोग का वो कौन सा, वो इकोनॉमिकली फिजिबल है। मतलब कि इकोनॉमिकली फिजिबल होने के मतलब उसका रेट ऐसा है कि हर कोई जो है वो उसको प्रीफर जो है वो कर सके। ठीक है, उसका रेट ना ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए, तभी वो आप लोग का एक अच्छा रिसोर्स जो है वो कहलाएगा। उसके बाद जो तीसरा थर्ड पॉइंट आप लोग का वो कौन सा है, वो आप लोग का है कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी कि जो आपका कल्चर है, जो आप लोग के लोग हैं, वो लोग उस चीज़ को, उस रिसोर्स को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो रिसोर्स जो है वो रिसोर्स जाके पूरा एक कंप्लीट रिसोर्स नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये 3 टर्म जो है वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी रिसोर्स को, किसी भी चीज़ को आप लोग अगर रिसोर्स कहना चाहें तो 3 चीज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद जो हम लोग आते हैं वो कहाँ आते हैं, हम लोग आते हैं रिसोर्स के डेवलपमेंट पे, कि यानी कि रिसोर्स का डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, और या जब ज़रूरी हो रहा है तो ये क्यों ज़रूरी हो रहा है। तो जैसे जैसे जो हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे ही वैसे रिसोर्स का डेवलपमेंट भी कराना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब जब ह्यूमन और आप लोग के कह सकते हैं कि एक ह्यूमन है और आप लोग का एक नेचर है, ये दोनों जब जब आपस में जो है इंटरेक्ट होंगे, एक साथ जैसे जैसे इंटरेक्ट होंगे वैसे वैसे जो है आप लोग का एक रिसोर्स जो है वो फॉर्म होकर एक रिसोर्स निकलेगा। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे हम लोग का डेवलपमेंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे रिसोर्स का बढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग बढ़ जाएंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन रिसोर्स अगर कम ही रह गए तो उतने कम रिसोर्स में जो है जितने लोग हैं वो सब कैसे सर्वाइव करेंगे, ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए जो है रिसोर्स के डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग को रिसोर्स भी जो है वो भी इंक्रीज़ करना होगा, उसकी खोज जो है वो करनी रहेगी, जो कि साइंटिस्ट लोग वगैरह करते रहते हैं। तो जब जब ह्यूमन बीइंग और आप लोग का नेचर इंटरेक्ट में आएंगे तब तब आप लोग का जो है एक रिसोर्स जो है वो फाउंड होगा। भाई जो भी रिसोर्स है वो कौन खोजता है? ह्यूमन बीइंग ही तो खोजते हैं। अगर आप लोग पेट्रोलियम ले लें या आप लोग कोई सी भी खोज ले लें, तो आप लोग के एक साइंटिस्ट ही जो तो हैं वो जो खोज के निकाल रहा है वही तो आप लोग का रिसोर्स बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि ये रिसोर्स जो है ये सिर्फ जो है ह्यूमन को ही जो है वो सपोर्ट नहीं करता, उन्हीं के सर्वाइव में जो है वो मदद नहीं करता है, यह आपके कंट्री के इकोनॉमिक में भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग के पास रिसोर्स ज़्यादा रहेंगे तो आप लोग जो है उसको जो है वो कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं अदर कंट्रियों में। उससे आप लोग की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छी जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब बहुत बहुत सी ऐसी चीज़ हैं वो जो है जो नेचर ने, अब कितनी चीज़ ऐसी है जो आप लोग का रिसोर्स जो है वो नेचर ने प्रोवाइड किया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिनको जो है ह्यूमन बीइंग ने जो है उस रिसोर्स को जो है वो निकाला है। अब नेचर ने जो जो रिसोर्स जो आप लोग को प्रोवाइड किया वो कैसा हो सकता है? वो रिसोर्स लाइक आप लोग कह सकते हैं
कि वो आप लोग के गार्डन हो गया या आप लोग का जो भी कुछ हो सकता है नेचुरल में, जैसे कि ऑक्सीजन है, लिविंग बीइंग है, तो ये सब क्या है, ये सब आप लोग का नेचुरल रिसोर्स है, ये आप लोग के नेचर ने जो है आप लोग को प्रोवाइड किया है। ठीक है, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं खुद ही से। अब उसके बाद ऐसी बहुत सारी रिसोर्स हैं जो ह्यूमन बीइंग ने खोज के निकाला है। वो कौन कौन से रिसोर्स है जिसमें नेचर का कोई भी हाथ नहीं है? वो आप लोग का एजुकेशन हो गया, क्योंकि एजुकेशन को नेचर ने नहीं दिया, एजुकेशन को जो है ह्यूमन ने निकाला। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट हो रहा, तो वो लोग सोचे कि हाँ आप लोग का एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए कंट्री के, और ह्यूमन बीइंग को जो है अच्छे से सर्वाइव कराने के लिए। तो एजुकेशन का आप लोग का जो इस्टेब्लिश किया, एजुकेशन को जिसने खोजा, किसने किया? आप लोग के खुद पीपल ने किया, ह्यूमन बीइंग ने किया, ना कि आप लोग के नेचर ने जो है इसको प्रोवाइड किया। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो हम लोग आते हैं किस पे, हम लोग आते हैं टाइप ऑफ रिसोर्स पे, कि कितने टाइप के आप लोग के रिसोर्स होते हैं। तो आप लोग के रिसोर्स जो है वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला आप लोग का है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और सेकेंड आप लोग का है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और जो लास्ट है वो है आप लोग का जो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो आइए एक एक को जो है वो अच्छे से जो है समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का जो ये आता है ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स में ये कौन से टाइप है? तो ओरिजिन के अंदर आप लोग का आता है मेनली 2, एक आता है बायोटिक, एक आता है अबायोटिक। बायोटिक वो जो आप लोग का जो है आप लोग कह सकते हैं कि वो आप लोग का लिविंग है, और अबायोटिक जो आप लोग का नॉन लिविंग चीज़ है, उनसे जो जो रिसोर्स निकल के आ रहे हैं, मतलब जिनके अंदर जान है उनसे जो रिसोर्स निकले हैं, और जिनके अंदर जान नहीं है जो अबायोटिक कहलाते हैं। जैसे कि आप लोग का सन है, और जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये सब आप लोग के अबायोटिक, जिसके अंदर जो है ये नॉन लिविंग है, इसके अंदर कोई भी जो है वो फीलिंग नहीं है, कोई भी आप लोग कह सकते हैं कि जान नहीं है, तो ये अबायोटिक कहते हैं। तो इन दोनों सब आप लोग को जो है कौन कौन से रिसोर्स मिले? तो अगर बात करें हम लोग बायोटिक की, जिसके अंदर जान है, उससे हम लोग को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, इनहेल एग्जॉस्ट प्रोसेस से, जो आप लोग बायो में पढ़े हैं। उसके बाद जो है और भी बहुत सारे चीज़ जो है एजुकेशन वगैरह इन्हीं लोग ने खोजा है। अब उसके बाद जो है हम लोग अबायोटिक की बात करें तो इससे हम लोग को क्या क्या प्रोवाइड होता है? अब अबायोटिक से हम लोग को जो है मिनरल मिला है बहुत सारे। ठीक है, ज़मीन के अंदर से जो मिनरल निकलते हैं वो आप लोग के नेचुरली तो होते हैं, और उसके अलावा भी आप लोग बहुत सारे इमेजिन कर सकते हैं जो जो आप लोग के नेचर ने जो है वो आप लोग को प्रोवाइड किया। कोई सभी एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल इनफ है जो आप लोग एग्जाम में जो है लिख के आएंगे, तो आप लोग को मार्क्स जो है 100% गारंटी मिलेंगे। अब उसके बाद जो हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो अब इसमें क्या होता है? इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक आप लोग का होता है रिन्यूएबल, एक आपका होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में वो होता है जो आप लोग का बार बार यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल जो आप लोग का एक बार यूज़ हो गया, लेकिन अब उसके बाद जो है वो यूज़ जो है वो नहीं किया जा सकता। एग्जांपल आप लोग इसका देख सकते हैं। रिन्यूएबल में कौन कौन सा? आप लोग का सोलर हो गया, और ये सोलर सिस्टम होता है जिससे आप लोग सन के द्वारा जो है वो एनर्जी बनती है, और ये बार बार जो है ये रिफॉर्म हो सकती है। वही आप लोग का रिन्यूएबल में कौन सा आ जाएगा? आप लोग का कोल हो जाएगा। कोल को आप लोग एक बार जला के ख़त्म कर देंगे तो क्या वापस से जो आप लोग का कोल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये आप लोग का जो है नॉन रिन्यूएबल हो गया। ठीक है, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल आप लोग बना दिए, अब पेट्रोल बाइक वगैरह में डाल के जो है खत्म हो गया, तो क्या पेट्रोल वापस से रीजनरेट हो पाएगा? नहीं हो सकता है। तो यही जो इसका एग्जांपल है। ओके, अब उसके बाद जो हम लोग आते हैं अपने लास्ट में, मतलब कि ओनरशिप पे जो आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ये इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं 4 पार्ट। कौन कौन से? एक इंडिविजुअल, एक आप लोग के कम्युनिटी, एक आप लोग का होता है नेशनल, एक आप लोग का होता है इंटरनेशनल। ठीक है, अब ये चारों कौन कौन से रिसोर्स होते हैं? तो सबसे पहला जो आप लोग का है इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में क्या होता है कि इसमें जो एक प्राइवेट होता है, मतलब कि जो एक आप कुछ भी कह सकते हैं कि आप लोग उसको, एक इंसान होता है, वही उस रिसोर्स को जो है वही उसका मालिक होता है, वही उसको ओन करता है और वही उसको चलाता है, एक सिंगल पर्सन। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर क्या होता है? कम्युनिटी के अंदर आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग के जो है बहुत सारे लोग जो होते हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी, आप लोग का जो एरिया है, प्लेस है, उसमें जो आप लोग का जो रिसोर्स आ रहा है वो सबका रिसोर्स होता है। बहुत सारे लोग मिलकर उसका यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये कैसे होता है? जैसे आप लोग का ये गार्डन है, तो अगर आपके एरिया में कोई गार्डन है तो आप लोग का वो कम्युनिटी रिसोर्स है, वो आप लोग का एक प्राइवेट रिसोर्स नहीं है, कम्युनिटी रिसोर्स है, जो आप लोग के पूरे एरिया जो है, पूरा का पूरा जो भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो सब उसका यूज़ कर सकते हैं। और वहीं आप लोग का इंडिविजुअल में क्या था? इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप लोग का प्राइवेट था, यानी कि आप लोग का घर है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप और कोई यूज़ नहीं कर सकता। आप लोग की कार है तो वो आप ही लोग चलाएंगे, उसके अलावा और कोई इसको जो है वो नहीं चला सकता। ठीक है, अब उसके बाद जो हम लोग का ये रोड है, तो ये आप लोग कह सकते हैं कि ये कम्युनिटी का, ये सिर्फ आप लोग का इस पर हक नहीं है, इसमें कोई भी चल सकता है, कोई भी जा सकता है। ठीक है,
अब इसके बाद जो है उसके बाद हम लोग आते हैं नेशनल पे। अब ये आप लोग का जो नेशनल रिसोर्स होता है ये कौन सा होता है, तो आप लोग की जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, तो पॉलिटिकल बाउंड्री के जो अंदर आता है, यानी कि अगर एग्जांपल ले ले तो ये आप लोग का दिल्ली है, तो दिल्ली जब ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से जब समुद्र चालू होता है, पानी चालू होता है, तो वहाँ से लेके आप लोग का जो कह सकते हैं कि एक नॉटिकल वो होता है, नॉटिकल लैंड होती है, नॉटिकल बाउंड्री होती है, वो कहाँ तक जाती है, वो आप लोग की 19.2 किलोमीटर तक के जाती है। कहाँ तक के, यहाँ तक के समझ लीजिए कि 19.2 किलोमीटर तक के जा रही है। तो वहाँ तक का अगर कोई भी रिसोर्स इस पानी के अंदर मिलेगा तो वो आप लोग का जो है वो नेशनल रिसोर्स होगा और उस पर जो है आप ही की कंट्री का जो है वो हक होगा। ये आप लोग की नॉटिकल बाउंड्री कहलाती है। तो अगर आप लोग की 200 नॉटिकल बाउंड्री के अंदर 200 नॉटिकल बाउंड्री ये जो आप लोग की है, इसके अंदर कोई भी अगर 19.2 किलोमीटर तक के कोई भी रिसोर्स मिला तो आप लोग का कौन सा रिसोर्स कहलाएगा, वो आप लोग का नेशनल रिसोर्स कहलाएगा, यानी कि आपके कंट्री का जो है, आपके नेशन का जो है वो रिसोर्स होगा। अब उसके बाद आप लोग का आता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स में क्या होता है कि 200 नॉटिकल माइल तक के जो है 19.2 किलोमीटर जो आप लोग का है, अगर उसके आगे कोई सा रिसोर्स मिला, जैसे ये आप लोग का है 19.2 किलोमीटर की बाउंड्री, यहाँ तक के तो कोई मिला तो यह आपके कंट्री का रिसोर्स है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई रिसोर्स मिल गया 19.2 किलोमीटर के आगे भी नॉटिकल उसके, तो इसमें ये किसका रिसोर्स होगा, तो बेसिकली ये आप लोग का पूरा इंटरनेशनल का रिसोर्स होगा, यानी कि वो सबका होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ हो सकती है, जैसे अगर मान लीजिए इस रिसोर्स को किसने खोजा, हम लोग की इंडिया ने खोजा, तो इंडिया क्या करेगी कि सारी कंट्रियों से जो है परमिशन लेके, मतलब कि एक कंट्री से जो है परमिशन लेगी कि ये रिसोर्स भाई हमने खोजा है, इस रिसोर्स को जो है वो हमें दे दो, ठीक है। अगर वो कंट्री चाहे तो उसको जो है वो रिसोर्स दे सकती है और अगर नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। अब वो कंट्री कौन सी है, वो आप लोग की है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हाँ, बेसिकली इसी के पास सारी की सारी पावर है कि ये जो चाहे तो ये रिसोर्स का आपको वापस कर सकती है और वापस नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल कौन सी है, आप लोग की यूएसए ही जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो ये आप लोग बेसिकली नॉटिकल उसका जो है कह सकते हैं नॉटिकल माइंड का जो है कॉन्सेप्ट आप लोग इजीली जो है समझ पाएंगे इमेज के थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग का वो आता है, वो हम लोग का कौन सा आता है, 4 पॉइंट है, वो हम लोग का है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें आते हैं आप लोग के 4 पार्ट, कौन कौन से, एक आप लोग का होता है पोटेंशियल रिसोर्स, एक आप लोग का डेवलपमेंट रिसोर्स, एक स्टॉक रिसोर्स, एक लास्ट वन जो है वो आप लोग का है रिजर्व स्टॉक। अब ये स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में होता क्या है कि ये 4 पार्ट में जो है इसको बांटा गया है रिसोर्स को। आइए तो एक एक करके जो है वो हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग का पोटेंशियल रिसोर्स है, तो वो जो हमारे पास जो है, जो रिसोर्स जो है वो हमारे पास है, लेकिन जो हम क्या कर रहे हैं कि उसको जो है वो हम लोग यूज़ जो है वो इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे। वो रिसोर्स तो बहुत है लेकिन उसका पूरा यूज़ जो है वो हम लोग नहीं कर पा रहे। जैसे आप लोग का सोलर एनर्जी है, तो हम लोग चाहे तो इससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, क्योंकि लाइट तो जो सनलाइट जो अपनी रे भेज रही है वो तो इन्फिनाइट भेज रही है ना, लेकिन उससे जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। या आप लोग का जो डैम है, इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, लेकिन हम लोग इतनी ज़्यादा जो है कंट्रोल और जो है जनरेट नहीं कर पा रहे। तो ये आप लोग का पोटेंशियल रिसोर्स कहलाता है, जो आप लोग के पास, जो आप लोग के नेचर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन उसका यूज़ जो है वो हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड जो आप लोग का आता है वो आप लोग का आता है डेवलपमेंट रिसोर्स। तो ये क्या है, तो जिसको जो यूज़ किया जा रहा है और वो जो है प्रेजेंट भी है, जैसे आप लोग कह सकते हैं कि ये कोल वगैरह है, ये यूज़ है, लेकिन इसको जो है यूज़ किया भी जा रहा है, ये प्रेजेंट भी है और इसको जो है यूज़ किया भी जा रहा है। तो ये आप लोग का जो है डेवलपमेंट रिसोर्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी कंट्री को जो है डेवलप करने में मदद करता है, क्योंकि इसका जो है एक्सपोर्ट वगैरह भी होता है। अब उसके बाद जो आप लोग का स्टॉक रिसोर्स आता है, उसमें क्या होता है, ये अवेलेबल तो है लेकिन जो है इसको यूज़ भी किया जा रहा है टेक्नोलॉजी, यानी कि इसको जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये अवेलेबल जो है बहुत है नेचर में, लेकिन इस स्टॉक रिसोर्स को जो है हम लोग अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? अपने टेक्नोलॉजी के कम होने की वजह से, कि हम लोग को इंडिया में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग इस स्टॉक को जो है स्टॉक रिसोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। इसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि वाटर में जो हम लोग का हाइड्रोजन होता है, तो वो हाइड्रोजन जो है वो हम लोग की बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उससे जो है वो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वाटर से हाइड्रोजन निकालना इतनी टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग के पास नहीं है कि वाटर में से हम लोग कैसे हाइड्रोजन को जो है वो अलग कर ले, ठीक है। तो ये आप लोग का ये कहलाता है स्टॉक रिसोर्स, जो हम लोग के पास है लेकिन टेक्नोलॉजी कम होने की वजह से जो है वो हम लोग इसका अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं।
अब उसके बाद जो हम लोग का आता है वो हम लोग का कौन सा आता है, वो हम लोग का आता है लास्ट जो हम लोग का रिजर्व। अब रिजर्व स्टॉक में क्या होता है कि हम लोग के पास है तो, लेकिन ये हम लोग के पास एक मिनिमम अमाउंट तक है, क्योंकि इसको हम लोगों ने रिजर्व कर दिया कि हम लोग की जो आने वाली पॉपुलेशन है, आने वाली जनरेशन है, वो भी इसका यूज़ कर सके। जैसे कि ये पेट्रोलियम है, अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल क्यों कहा जाता है कि इतना बचा के चलो, क्यों, क्योंकि पेट्रोल जो है एक मिनिमम अमाउंट है, और अगर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये आगे जाके जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो हम लोग के आने वाली जो जनरेशन है वो इसका जो है यूज़ जो है इसका अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इस रिजर्व स्टॉक में हम लोग क्या किए हैं कि इसको जो है रिजर्व कर दिए हैं कि हम लोग की आने वाली जनरेशन भी जो है वो इसका यूज़ जो है वो कर पाए, ठीक है। तो यही आप लोग का रिजर्व वो रिसोर्स में जो है वो आ जाता है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्लानिंग करनी है किस चीज़ की, रिसोर्स की, यानी कि टॉपिक जो हम लोग का है वो हम लोग का रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है कि इसमें जो हम लोग, अगर हम लोग को एक गुड लाइफ जीनी है, एक हम लोग को कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी लाइफ और बहुत कुछ जो है वो सर्वाइव करना है एक अच्छे से, तो हम लोग को जो है रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर बगैर प्लानिंग के कोई चीज़ करते हैं तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो रिसोर्स हम लोग के पास है, अगर बगैर प्लानिंग के उसको यूज़ करेंगे और यूज़ करते जाएंगे तो वो भाई ख़त्म हो जाएगी, जो कि पहले यही हुआ है कि बगैर प्लानिंग के रिसोर्स को यूज़ किया गया है, जिससे वजह से रिसोर्स जो है वो हम लोग का जो है पहले के हिसाब से इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो यही आप लोग का कहलाता है रिसोर्स प्लानिंग, कि अगर हम लोग एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, हर फैसिलिटीज़ चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को रिसोर्स के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, और वही प्लानिंग हम लोग को हेल्प करेगी रिसोर्स को जो है हम लोग के आगे वाले जनरेशन तक के लेके जाने में, और रिसोर्स की जो क्वांटिटी है उसी को क्वांटिटी को जो है इंक्रीज करने में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम है रिसोर्स की प्लानिंग में। वो कौन कौन सी है कि आप लोग का जो रिसोर्स है वो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स होता जा रहा है, रिसोर्स जो है वो कम होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि इससे पहले जो है हम लोगों ने प्लानिंग के बगैर जो है वो रिसोर्स को जो है वो यूज़ करते चले गए हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आप लोग का है वो आप लोग का इकोलॉजिकल क्राइसिस। इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट में जो है वो नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचा रहा है ये आप लोग का रिसोर्स। कैसे, जैसे कि अगर आप लोग सोचें कि कोई एक रिसोर्स है, जैसे कह सकते हैं कि अगर एग्जांपल ले लें कि कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो है वो उसमें रिसोर्स का यूज़ होके कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन उस फैक्ट्री से आप लोग का पॉल्यूशन निकल रहा है, चिमनी के द्वारा वो पॉल्यूशन निकल रहा है, वो आप लोग का एयर में जो है मिक्स हो रहा है, तो आपको क्या कह रहा है, वो आप लोग के इन्वायरमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा जो नुकसान कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी कि जो रिसोर्स के द्वारा जो है, रिसोर्स के ज़रिए जो है वो हम लोग को कंट्री में जो पॉल्यूशन फैल रहा है उस पर भी जो है हम लोग को कंट्रोल करना है। तो ये सब चीज़ हम लोग को किस में आता है, ये सब चीज़ हम लोग को रिसोर्स और प्लानिंग में आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके पास हम लोग को पढ़ना है रिसोर्स इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं, मतलब कि आप लोग कह सकते हैं कि ये वही आप लोग का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग में आप लोग को यही सब देखना है कि कैसे कैसे जो है हम लोग रिसोर्स को जो है वो यूज़ कर पाते हैं। अब रिसोर्स की प्लानिंग में जो है हम लोग को ये सब देखना रहता है कि फ्यूचर तक वो रिसोर्स जो है वो अच्छे से पहुंच जाए, वो सब हम लोग का काम है। अब रिसोर्स जो है हम लोग के इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जब रिसोर्स को करेंगे तो हम लोग को मिलेगा पैसा। अब यही पैसा जो है ये आप लोग के कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रोथ करने में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मदद करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि इसकी जब सर्वे की जाती है, यानी कि इसकी सर्वे की जाए रिसोर्स की बार बार, जिससे हम लोग को पता चले कि रिसोर्स का हम लोग का इंक्रीजमेंट हो रहा है या डिक्रीजमेंट हो रहा है, रिसोर्स हम लोग का बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये सब हम लोग कैसे करेंगे, ये सब हम लोग जो है सर्वे के हेल्प से करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग ये है कि टेक्नोलॉजी का इस पर बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ता है रिसोर्स पे, कि जैसे जैसे हम लोग के पास टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे जो रिसोर्स और हम लोग के पास है जिसका हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे, उसका यूज़ जो है वो हम लोग अच्छे से जो है वो कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है इसके ऊपर। अब उसके बाद सीधे सीधे हम लोग किस पे आते हैं, ये देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है, किस पे रोल है, हम लोग के उस पे क्या कह सकते हैं, रिसोर्स पे। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी हम लोग रिसोर्स को और अच्छे से जो है वो यूज़ कर पाएंगे। अब उसके बाद जो हम लोग आते हैं किस पे, अपने आते हैं लैंड रिसोर्स पे। अब ये लैंड रिसोर्स क्या है, अगर बात करें इंडिया की तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, क्योंकि लैंड से आप लोग कह सकते हैं कि लैंड के नेम से जो वो होता है, क्या कह सकते हैं, एक वो होता है लैंड को जो है वो इंडिया में जो है 3 तरीके से जो आप लोग का वो किया गया है, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है, क्योंकि इंडिया के पास लैंड जो है बहुत ज़्यादा आप लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कैसे डिवाइड किया गया है, एक आप लोग का माउंटेन लैंड कहलाता है, एक आप लोग का प्लेटिव लैंड और एक आप लोग का प्लेन लैंड। ये आप लोग का 3 टाइप के लैंड में जो है इंडिया के सारे ज़मीन को जो है वो बांटा गया, ठीक है। अब आप लोग का जो प्लेन लैंड है ये आप लोग का 43% है, और ये जो आप लोग का माउंटेन लैंड है इंडिया में ये कितना है, ये आप लोग का 30% है, और आप लोग का जो प्लेटिव लैंड है ये इंडिया में 27% है, ठीक है। अब उसके बाद जो है
इंडिया की अगर पूरे की पूरी ज़मीन की बात करी जाए तो वो कितनी है, वो हम लोग की 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंडिया के लैंड का जो है वो एरिया है, ठीक है। अब उसके बाद अगर यही चीज़ अगर हम लोग बात करें कि एक आप लोग कह सकते हैं कि एक कंप्लीट रिसर्च जो हुई है वो अभी तक की नहीं हुई है, क्योंकि एक कंप्लीट रिसर्च अभी रिसर्च इतनी हुई है कि हम लोग इंडिया के 93% जो हम लोग ज़मीन है सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में जो है रिसर्च कर पाएँ। 7% अभी ज़मीन जो है वो पूरी की पूरी बची हुई है, जिसके बारे में अभी हम लोग को साइंटिस्ट को जो है वो और ज़्यादा रिसोर्स करना है कि और भी ज़्यादा क्या क्या इसके अंदर जो है ज़मीन के अंदर जो है वो मिल सकता है, ठीक है। ये कौन करेंगे, आप लोग के साइंटिस्ट करेंगे, ठीक। अब उसके बाद जो है वो हम लोग किस में आते हैं, वो हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं कि यहाँ आप लोग कह सकते हैं कि नेट ज़ोन एरिया जो है वो आता है। नेट ज़ोन एरिया क्या होता है कि वो एग्रीकल्चर लैंड जो होती है, इसी लैंड को जो है एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं और उसी को जो हम लोग कहते हैं नेट ज़ोन एरिया। जैसे कि हमारी कंट्री में आप लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्रीकल्चर में जो सी हम लोग ज़मीन यूज़ कर रहे हैं उस ज़मीन को हम लोग क्या कहते हैं, उस ज़मीन को हम लोग नेट ज़ोन कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब एग्जाम्पल अगर आप लोग देख लें कि एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप लोग का हरियाणा और पंजाब, जहाँ कितना % एग्रीकल्चर की लैंड जो है वो यूज़ होती है, वो 80% लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है। हरियाणा पंजाब में 80% लैंड 100% में 80% कहाँ की है, एग्रीकल्चर की है। और अगर आप लोग अरुणाचल प्रदेश में चले जाएं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10% लैंड है जो एग्रीकल्चर में जो है वो यूज़ होती है। यानी इंडिया के अंदर कहीं पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है लैंड का एग्रीकल्चर में, और कहीं पे जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में, ठीक है। और अनुचाचा अगर वहीं पे अगर हम लोग चले जाएं कि इसी की वजह से जो है हमारी लैंड जो है 40% डिग्रीड हो रही है। अब ये डिग्रीड मतलब क्या होता है कि हम लोग की लैंड जो है वो ख़राब हो रही है, यानी हम लोग की फर्टिलिटी जो है वो ख़राब हो रही है। अब यानी कि जो ज़मीन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पहले फर्टिलिटी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है आप लोग का कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकती थी, जिसमें आप लोग किसी भी प्लांट का प्लांटेशन जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते थे। लेकिन एग्रीकल्चर की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर से कुछ नुकसान होते हैं, जो इसमें केमिकल यूज़ किए जाते हैं, उससे जो लैंड में डिग्रेड हो रहा है। और ये लैंड जो है आप लोग की कह सकते हैं कि आप लोग की लैंड जो है वो ख़राब हो रही है, प्लांटेशन में ये हेल्प नहीं कर पाएगी। अब इसमें आप लोग इस लैंड में अगर कोई भी चीज़ बोएंगे तो आप लोग को उगा के नहीं दे पाएगी, यही आप लोग का डिग्रेड कहलाता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न आप लोग का ओवर इरिगेशन और आप लोग का कह सकते हैं जो कि आप लोग के हरियाणा और पंजाब में जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। हरियाणा पंजाब आप लोग की जाहिर सी बात है कि आप लोग की एग्रीकल्चर की ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जो है क्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो इसी वजह से वहाँ की लैंड जो है सबसे ज़्यादा जो है वो ख़राब हो रही है। और वहीं अगर हम लोग चले जाए राजस्थान में, तो राजस्थान और गुजरात में जो ओवर ग्रेडिंग की वजह से जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि ऐसा जो चीज़ है वो ज़मीन पे जो वहाँ पे भी आ गया, कहाँ पे, राजस्थान और गुजरात में। और वहीं हम लोग चले जाए छत्तीसगढ़ और झारखंड में, तो वहाँ पे जो है ओवर माइनिंग की वजह से, वहाँ की ओवर माइनिंग की वजह से ज़मीन जो है वो लैंड जो है वो ख़राब हो रही है। ओवर माइनिंग मतलब जो वहाँ पर जो ओवर माइनिंग होती है, यानी कि जो आप लोग का ब्लास्ट किया जाता है मिनरल वगैरह निकालने के लिए, तो उस चीज़ से छत्तीसगढ़ और झारखंड में लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही। क्यों? क्योंकि माइनिंग करने से आप लोग का एक केमिकल जो है वो आप लोग के लैंड में जो है वो रिएक्ट कराता है, जिससे आप लोग की ज़मीन जो है वो अपनी फर्टिलिटी जो है वो खो देती है, ठीक है। अब इसी में हम लोग बात करते हैं अपने किसकी, कि अगर हम लोग लैंड का डिग्रेडेशन जो है वो बचाना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो लैंड का डिग्रेडेशन बचाने के लिए हम लोग यही कर सकते हैं कि उसकी एग्रीकल्चर में जो केमिकल यूज़ किया जा रहा है वो केमिकल जो है अच्छे क्वालिटी का यूज़ किया जाए, और जो है ओवर माइनिंग का जो है कम से कम यूज़ किया जाए। तो ये सब चीज़ का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो जिससे हम लोग की जो लैंड है वो हम लोग की अच्छे से रहेगी, हम लोग जो है प्लांटेशन जो है वो अच्छे से करें। तो ये सब चीज़ अगर हम लोग सही से करेंगे तो हम लोग की लैंड जो है वो डिग्रेड होने से बच जाएगी। अब उसके बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने सॉइल रिसोर्स पे। तो एग्रीकल्चर है तो आप लोग का सॉइल है, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर कैसे हो रहा है, एग्रीकल्चर आप लोग का सॉइल के बेसिस पे तो हो रहा है। अगर सॉइल ही नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर कैसे होगा भाई? सॉइल से सीड से ही तो आप लोग का एग्रीकल्चर पूरा होता है, जिससे क्रॉप रेडी होते हैं, ठीक है। तो अगर सॉइल नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं पाएगा। बगैर सॉइल के एग्रीकल्चर आप लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। अब उसी के बाद अगर हम लोग एग्रीकल्चर में आए तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर हम लोग को पढ़ना है सॉइल के टाइप। अब कितने टाइप के आप लोग के सॉइल होते हैं, तो आप लोग के एक सॉइल होते हैं एलुवियल सॉइल। अब इस एलुवियल सॉइल में क्या होता है, तो ये आप लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में।
कहाँ पाया जाता है? आप लोग का नॉर्दर्न प्लेन में जो है, और वहाँ पे पाया जाता है। या आप लोग कह सकते हैं कि आपका जो नॉर्थ दिल्ली वगैरह का जगह है उस प्लेस पे जो है ये बहुत ज़्यादा जो है पाया जाता है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि आप ये जो ओल्ड होता है, मतलब कि पुराना जो आप लोग का एलुवियल सॉइल है वो आप लोग का बंगाल सॉइल है, और न्यू को जो क्या कहते हैं हम लोग, खादर सॉइल कहते हैं। ये एलुवियल सॉइल का ही टाइप होता है, ठीक है। अब जो आप लोग का ओल्ड होता है यानी बंगाल सॉइल होता है, उसमें जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो है पार्टिकल होते हैं, जो आप लोग को यूज़ करने के लिए जो है वो आप लोग अगर उसको जो है अपने प्लांटेशन में यूज़ करेंगे तो वो जो है उतना अच्छा फ़ायदा आप लोग को नहीं देंगे, उल्टा प्लांट को जो है वो नुकसान कर देंगे। वहीं आप लोग के जो न्यू होते हैं, खादर सॉइल होते हैं, वो आप लोग के बहुत ही अच्छे फाइन पार्टिकल होते हैं, जो आप लोग के इरीगेशन में, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग का आता है कौन सा? ब्लैक सॉइल। अब ये ब्लैक सॉइल क्या है? ये ब्लैक इन कलर होता है, जाहिर सी बात है ब्लैक है तो। और इसमें जो है, इसमें आप लोग कह सकते हैं कि कॉटन वगैरह जो आप लोग का ग्रोथ होता है एग्रीकल्चर के द्वारा, वो कैसे होता है? वो आप लोग का ब्लैक सॉइल में ही होता है। अगर किसी और सॉइल में करेंगे तो आगे आप लोग का जो कॉटन है वो ग्रो नहीं करेगा। ये ब्लैक सॉइल में ही आप लोग का कॉटन जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ग्रो करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है हम लोग के कल्चर के लिए, हम लोग के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से भारी मात्रा में, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को अपना पढ़ना है कौन सा? रेड और येलो सॉइल। अब रेड और येलो सॉइल क्या होती है? आप लोग के क्रिस्टलाइन एंड इग्नियस रॉक पे जो है ये डेवलप होते हैं। मतलब ये आप लोग के रेड, आप लोग देख सकते हैं रेड सॉइल है, लेकिन ये आप लोग के किस पे? ये आप लोग का जो इग्नियस रॉक है इसी पे जो है ये डेवलप होते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो सबसे ऊपर जो लेयर होती है, इसी लेयर में जो है यहाँ पे जो मिनरल होता है, इसके ऊपर एक लेयर के ऊपर जो है मिनरल चढ़ जाता है एटमॉस्फेयर की वजह से, और उस लेयर को जब हम लोग निकालते हैं वही लेयर आप लोग का एक मिनरल कहलाता है, ठीक है। तो ये आप लोग का ऐसे जो है सॉइल जो है वो तैयार होता है, ठीक है। ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ये आप लोग का सबसे ज़्यादा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जो है वो प्रेजेंट है। अब उसके बाद आप लोग का एक आता है लेटराइट सॉइल। अब ये लेटराइट सॉइल जो होता है वो क्या होता है? तो आप लोग का हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल जो है वो खोजता है। जब उसको हाई टेम्परेचर और रेनी वो मिलेगा, हैवी रेनफॉल जब मिलेगा तभी ये आप लोग का जो है ये फर्टिलिटी जो है वो ग्रो होगी। और ये कहाँ, ये किस चीज़ में होती है? ये आप लोग की टी और आप लोग की कॉफ़ी में होती है। किसमें? टी एंड कॉफ़ी में। ये आप लोग देख सकते हैं कि लेटराइल सॉइल जो आप लोग का कहाँ यूज़ होता है? टी और कॉफ़ी में। अब टी और कॉफ़ी में यूज़ होता है तो आप लोग इसकी जगह अपने आप गैस कर सकते हैं कि एक तो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा आसाम, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है टी और कॉफ़ी जो है वो उगाई जाती है। दूसरा आप लोग का तमिलनाडु, और तीसरा आप लोग का केरला, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग आते हैं वो अपने आते हैं एरिड सॉइल में। अब ये एरिड सॉइल क्या होता है? ये आप लोग का हल्का जो कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन होता है, और ये हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है वो इसके अंदर जो है प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ये कहाँ पाया जाता है? ये आप लोग का राजस्थान में पाया जाता है। अब उसके बाद जो हम लोग आते हैं, ये देख रहे हैं हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद जो हम लोग आते हैं वो हम लोग आते हैं फॉरेस्ट सॉइल में। ये आप लोग का फॉरेस्ट है, और यहाँ पे जो आप लोग के सॉइल मिलते हैं इसी को हम लोग फॉरेस्ट सॉइल बोलते हैं। ये कैसे होते हैं नेचर में? ये आप लोग का किले नेचर होता है। जो आप लोग बचपन में किले खेलते थे तो किले का नेचर जैसा होता था वैसा ही आप लोग के किले ही नेचर होता है। ये फॉरेस्ट में पाया जाता है, और जो है आप लोग कह सकते हैं कि यह एक तरफ जो है स्नो से बहुत ज़्यादा कवर होता है। भाई फॉरेस्ट में जब स्नो गिरती है, जब स्नो होती हैं तो ये स्नो के अंदर जो है फुल फिल जो स्नो से जो कवर होता है, स्नो की पूरी इसके ऊपर लेयर हो जाती है। इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्नो होगा, स्नो को जब हटाते हैं तो ये आप लोग के अंदर, इसके अंदर एक आप लोग को सॉइल मिलता है, मिनरल मिलता है, और वो आप लोग का कैसा होता है? एसिडिक जो होता है वो इन नेचर होता है। कहाँ पाया जाता है? ये आप लोग के फॉरेस्ट में जो है इसको पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग आते हैं, जो हम लोग का टॉपिक है वो कौन सा है? वो हम लोग का सॉइल इरोजन। तो ये सॉइल इरोजन होता क्या है? तो जब हम लोग कह सकते हैं कि सॉइल के सबसे टॉप लेयर का जो हटना, जो खत्म होना, यानी सॉइल का जो एक लेयर होता है सॉइल में, तो सॉइल का सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसका हट जाना या खत्म हो जाना, उसी को हम लोग सॉइल इरोजन जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये कैसे होता है? तो ये आप लोग का सिंपली हो सकता है कि वाइंड से हो रहा हो, हवा से हो रहा हो, एटमॉस्फेयर से हो रहा हो, या आप लोग का ये वाटर से भी हो जाता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कहीं पे रेनफॉल हो रही है, हैवी रेनफॉल, तो वहाँ पे जो मिनरल है वो मिनरल के सबसे ऊपर लेयर जो है वो हट जाता है, वही आप लोग का सॉइल इरोजन होता है। यही आप लोग इसको जो है गली इरोजन के नाम से भी जान सकते हैं। एग्जाम में गली इरोजन आ गया तो आप लोग लिख सकते हैं इट इज़ नॉट, इट इज़ सेम टू एज सॉइल इरोजन, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि इसकी फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज जो है वो कैसे हो जाती है? मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो आप लोग की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब उसको जो है सही करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि अगर एग्जाम में आ जाए कि आप लोग लिख दें कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए
क्या किया जाए। तो इसमें यही है कि आप लोग जो बेसिकली इसको कंट्रोल करें और आप लोग इसको वाटर से और एटमॉस्फेयर से थोड़ा बचा कर रखें, जैसे पता चल जाए कि हाँ ये आप लोग का मिनरल है, ये आप लोग का सॉइल है, अब इसको आप लोग को यूज़ में लाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, साइंटिस्ट बेसिकली यही करते हैं कि उस सॉइल को जो है अपने लेबोरेटरी में जो है वो अच्छे से लेबोरेटरी में जो ले जाके अच्छे से शीशे वीशे के अंदर जो है रख देते हैं, जिससे उसके पानी नहीं पड़ता है और उस पर जो है वाटर नहीं पड़ता है, जिससे उसके जो इरेजन होता है वो ख़राब नहीं होता है। क्योंकि भाई ख़राब क्यों होगा, एयर और वाटर के संपर्क में कांटेक्ट में आने से ही उसके ऊपर की लेयर हटती है और वो आप लोग का जो एक मिनरल है, जो आप लोग का सॉइल है, वो ख़राब होता है। तो अगर उसको अच्छे से रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आप लोग की फर्टिलिटी ग्रो कराने में। अब कोई सी भी ज़मीन है उस पर आप लोग को कुछ उगाना है तो उसको आप लोग को सॉइल चाहिए, उसी सॉइल से जो है वो उगेगा और जो है क्रॉप जब आएगी तो वही क्रॉप जो है आप लोग की जो वो की जाएगी, सारे में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे हम लोग की जो आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग चल रहे हैं, हम लोग की पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हो रही है, जनरेशन आगे बढ़ रही है। क्योंकि अगर सॉइल नहीं रहेगी, कुछ खाने पीने को नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यही साथ साथ आप लोग की इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज़्यादा वो मदद करती है। कैसे मदद करती है, क्योंकि ये आप लोग का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, आप लोग का बहुत सारे प्रोडक्ट जो है इंडिया में बनते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, जिससे आप लोग की इकोनॉमिकली जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इंडिया की। तो बेसिकली बस और बस यही इस चैप्टर में था। आई होप कि ये चैप्टर जो है तो अब हम लोग जो है वो अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं सीधे सीधे बगैर टाइम वेस्ट किए। जो हम लोग का कौन सा, वो हम लोग का एग्रीकल्चर। अब ये जो एग्रीकल्चर है, आप लोग एग्रीकल्चर से समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या हम लोग को पढ़ना है। तो बेसिकली हम लोग को यही सब पढ़ना है कि एग्रीकल्चर कैसे होता है, एग्रीकल्चर का फायदा क्या है। तो सीधे सीधे शुरू करते हैं। अब जैसे आप लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर अपने इंडिया का मोस्ट ऑक्यूपेशन पैशन है और मोस्ट ऑक्यूपेशन जॉब है जो लोग इंडिया में कर रहे हैं। अब इसको जो है इंडिया में कितने लोग कर रहे हैं, इंडिया में आप लोग कह सकते हैं कि 60% पॉपुलेशन जो है वो इसी पर डिपेंड है। कितनी, 60%। यानी कि अगर गाँव में बात करें तो आज भी बहुत सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर ही करते हैं। यानी 100 में से 60% लोग जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं से, ठीक है। अब उसके बाद ये एग्रीकल्चर वर्ड आया कहाँ से, तो एग्रीकल्चर आप लोग एक लैटिन वर्ड से आया था जिसका होता है एग्री मतलब होता है लैंड, और कल्चर मतलब आप लोग का क्या होता है, कल्टिनेशन। तो ये दोनों एग्रीकल्चर मिलकर आप लोग का जो है एग्रीकल्चर बना था, ठीक है। अब इसके बाद जो है इंडिया को जो है दो आप लोग कह सकते हैं, दो पॉपुलेशन आप लोग कह सकते हैं कि डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। यानी कि इंडिया की आप लोग कह सकते हैं कि एक तरह से कि 2/3 पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट एग्रीकल्चर में, वही कि 60% लोग जो है वो उसके अंदर जो है इन्वॉल्व है। इंडिया में 125 करोड़ 125 CR लोग और 13 करोड़ जानवर जो है, 13 CR 13 CR जो जानवर है वो सब जो है इसी पर डिपेंड है। इसी की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से खाते पीते हैं और जो है ग्रोइंग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तो अब इसमें वर्ड आता है कौन सा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बेसिकली है कि इसको आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे। आप लोग अच्छे से ये समझ लीजिए कि एग्रो बेस्ड मतलब ये होता है कि जो भी आप लोग के एग्रीकल्चर में से जो भी रॉ निकलता है वो रॉ जो है ये एग्रीकल्चर वाले किसको देते हैं, इंडस्ट्री को जो है वो सप्लाई करते हैं। इंडस्ट्री उस रॉ से जो है एक प्रोडक्ट बनाती है, वही आप लोग की जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो कहलाती है, जो पूरी की पूरी डिपेंड होती है एग्रीकल्चर पे कि एग्रीकल्चर उसको रॉ देगा कि वो रॉ से जो है अपना एक प्रोडक्ट जो है वो बनाएगी। अब उसके बाद अगर हम लोग कहें तो इंडिया का एक वो है कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर का एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया जो है टी और शुगर को, किसको टी और शुगर को, ये आप लोग का शुगर है और टी जो है ये टी और शुगर का जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद जो है जौ और बाजरा का जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये जौ आप लोग का जौ और बाजरा का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। और उसके बाद जो आप लोग कह सकते हैं टोबैको यानी जो आप लोग का तंबाकू होता है उसका थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। यह आप लोग के जो है GDP में बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात ले लें तो एग्रीकल्चर अकेले का अकेले जो है वो 18% जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडिया के GDP में, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने किस पे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। तो आप लोग की 3 टाइप की फार्मिंग होती है, कौन कौन सी, एक आप लोग की होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड होती है आप लोग की इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और थर्ड होती है आप लोग की कॉमर्शियल फार्मिंग। तो आप लोग का जो सबसे फर्स्ट है वो कौन सा है, आप लोग का है परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आप लोग का एक स्मॉल लैंड पे जो है एक किसान जो है खुद सिर्फ काम करता है कि स्मॉल लैंड, स्मॉल टूल वगैरह जो है ये सब यूज़ करके, जैसे देख सकते हैं कि वो उस पर जो है वो सिर्फ अपना गुजारा कर रहा है, ठीक है। अपना गुजारा सिर्फ कर रहा है, एक लोग का या एक फैमिली जो है इस पर डिपेंड रहती है, इसके घर वाले। तो इसको आप लोग जो है परमिटिविटी सब्सिस्टेंस कह सकते हैं कि ये सिर्फ अपने आप को और अपनी फैमिली को जो है ग्रो करा रहा है, थोड़ी मोड़ी जो है वो करता है, खेती करता है, जिससे वो लोग खाना खा सकते हैं जो उसमें निकलती है, स्मॉल टूल जो है स्मॉल लैंड यूज़ करके, ठीक है। अब उसके बाद जो आप लोग की क्या आती है, उसके बाद आप लोग की आती है
एक इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। तो ये इंटेंसिव जो होती है, ये इंटेंसिव आप लोग की क्या कहलाती है? तो बेसिकली इंटेंसिव वो होती है जिसमें एक अच्छे खासे लोग जो है कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो मिलकर काम करते हैं। अब वो सब की फैमिली जो है उस पर जो है पूरी की पूरी डिपेंड रहती है, उसी के फील्ड से एक थोड़ी अच्छी लैंड रहती है पहले के हिसाब से, अब थोड़ी लैंड बड़ी हो गई, लोग जो है वो ज़्यादा हो गए, सब मिल के लैंड पे काम कर रहे हैं, क्रॉप उगा रहे हैं, और वो सब मिल के उसका जो है खाएंगे पिएंगे, तो उसी को जो है आप लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो है वो कह सकते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पहले वाले से आप लोग कह सकते हैं कि एक लेवल ऊपर की होती है। अब उसके बाद जो है आप लोग कह सकते हैं कि एक आती है कॉमर्शियल फार्मिंग। अब ये कॉमर्शियल फार्मिंग जो होती है ये क्या होती है? तो ये आप लोग कह सकते हैं ये आज के टाइम पे जो होती है वही होती है। इसमें जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, और बड़े बड़े आप लोग कह सकते हैं कि टूल का और बड़े बड़े ट्रैक्टर का और बड़ी बड़ी लैंड पे ये होती है, और ये आप लोग की पूरी एक बिजनेस के तरीके होती है। जैसे ये लोग क्रॉप को वो करते हैं, ग्रो कराते हैं, और सिर्फ अपने यूज़ के लिए नहीं रखते हैं, ये लोग उसको बेचते हैं, वो आप लोग की इंडस्ट्री में जाता है, प्रोडक्ट जो है वो हम लोग तक पहुँचाता है। तो ये पूरा का पूरा एक बिजनेस चल रहा है। तो ये आप लोग का एक कॉमर्शियल फार्मिंग में आ जाता है। ठीक है, किस में आता है? कॉमर्शियल फार्मिंग में, जिसमें जो है बड़ी लैंड पे और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और बड़े बड़े आप लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करके और वाटर पंप का बड़े बड़ा यूज़ करके जो है जो आप लोग की क्रॉप जो है वो उगाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। ये एक आप लोग का पूरा एक बिजनेस होता है जो आप लोग की इंडस्ट्री में जो है वो किया सप्लाई किया जाता है। अब इसमें एक वर्ड आता है कौन सा? स्लैश एंड बर्न। तो ये स्लैश एंड बर्न जो है ये आप लोग का क्या है? तो बेसिकली जो आप लोग कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ आप लोग की क्रॉप के लिए जो है वो उगाई जाती है, यानी कि फर्टिलिटी जो ज़मीन है आप लोग की, यहाँ पे जैसे आप लोगों ने क्रॉप उगाया, तो इस क्रॉप में आप लोग उगाने के लिए क्या किया जाता है कि बहुत सारे केमिकल का यूज़ किया जाता है, जिससे ये अपनी फर्टिलिटी जो है वो खो देता है, और उजड़ा नहीं कहते हैं बंजर ज़मीन, वो बंजर टाइप की ज़मीन हो जाती है। तो ये आप लोग का स्लैश एंड बर्न कहलाता है कि जो आप लोग के एग्रीकल्चर वगैरह लोग हैं ये इसका यूज़ करते हैं, जिससे ये ख़राब हो जाती है। फिर क्या करते हैं कि इस ज़मीन को छोड़ के अब किसी और ज़मीन में जाके जो है वो काम करने लगते हैं, और थोड़े देर में जो है, थोड़े दिन या महीने आप लोग कह सकते हैं, उसमें जो है ये आप लोग की जो बंजर ज़मीन है ये नेचर के हेल्प से अपने आप जो है वो ठीक हो जाती है, और जो यहाँ पे गए थे वर्क करने ये दोबारा से फिर यहीं पे आ जाते हैं वर्क करने। ये बेसिकली किस में ज़्यादा यूज़ होता है? ये आप लोग के वही स्मॉल वाले में, परमिटिविटी सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें एक दो लोग होते हैं वो अपना सिर्फ घर चलाते हैं एग्रीकल्चर। क्या पढ़ना हम लोग को? पढ़ना क्रॉप के बारे में। ठीक है, तो आप लोग जो पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से 6-7 में, राबी, खारिफ और ज़ैद, ये 3 टाइप के आप लोग के क्रॉप होते हैं। अब इसके हम लोग को पढ़ना कि होता क्या है। तो राबी क्रॉप आप लोग का जो है विंटर क्रॉप इसी को कहते हैं। ये आप लोग का दिसंबर में जो है इसमें सीड लगाई जाती है, और अप्रैल में जो है इस सीड को जो है निकाल लेते हैं, मतलब कि जो आप लोग की जो फसल जो ग्रो हो गई क्रॉप जो है उसको काट लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है मस्टर्ड ऑयल, वीट, तो ये सब आप लोग का किस में आता है? ये सब आप लोग का जो है खारिफ क्रॉप में आ जाता है, अरे राबी क्रॉप में जो है आप लोग का आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम लोग आते हैं खारिफ क्रॉप में। तो ये आप लोग का समर क्रॉप होता है, जिसमें जून में जो है वो सीड जो है वो ज़मीन के अंदर लगाई जाती है, और सितंबर अक्टूबर आते आते जो है क्रॉप को जो है कटाई हो जाती है, और जिसमें जो आप लोग को क्या क्या मिलता है? राइस है, बाजरा है, जूट है, कॉटन है, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ जो है ये सब चीज़ आप लोग की खारिफ क्रॉप में जो है वो आती है। अब उसके बाद जो आप लोग का आता है वो कौन सा आता है? वो आप लोग का आता है ज़ैदी क्रॉप। ज़ैदी क्रॉप आप लोग का मिड क्रॉप, बेसिकली आप लोग इसको कह सकते हैं कि सितंबर टू दिसंबर जो टाइम जो है, सितंबर से लेके दिसंबर जो आप लोग का जो टाइम बीच में बच रहा है, तो वो आप लोग का राबी और खारिफ के बीच में जो है बेसिकली नहीं बच रहा है कि आप लोग की राबी क्रॉप जो है दिसंबर से उगाई जा रही है, और आप लोग की जो है अप्रैल में जो है वो काट ली जा रही है। वहीं खारिफ आप लोग की जो है वो जून से उगाई जा रही है और सितंबर में काट ले रही है। तो सितंबर से दिसंबर ये 3 महीना बचा, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3-4 महीना ये जो भी है बीच का गैप है, इसी में आप लोग की ज़ैद क्रॉप जो है उसको जो लगाया जाता है, उसके सीड को जो लगाया जाता है आप लोग की एग्रीकल्चर में। तो उससे आप लोग को क्या मिलता है? उससे आप लोग कह सकते हैं कि वेजिटेबल वगैरह है, वाटरमेलन वगैरह है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है ये आप लोग को जो है ज़ैदी क्रॉप से ही मिलता है। अब उसके बाद जो है वो हम लोग को क्या पढ़ना है कि 3 जो मेजर क्रॉप होते हैं, मेजर क्रॉप जो है ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। वो आप लोग के कितने टाइप के होते हैं? वो आप लोग के होते हैं 3 टाइप के। एक होता है ग्रीन क्रॉप, एक होता है नॉन ग्रीन क्रॉप, एक आप लोग का होता है नॉन फूड क्रॉप। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन क्रॉप। अब ग्रीन क्रॉप जो है उसके अंदर आप लोग का क्या आता है? उसके अंदर आप लोग का आता है राइस, व्हीट, पल्स, ये सब जो है ये सब आप लोग का ग्रीन क्रॉप के अंदर आता है। तो सबसे पहले एक एक का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वीट को। अब वीट जो है नहीं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइस को। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, और राइस आप लोग कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो चाहिए इसको जो है उगने के लिए, राइस को इससे भी कह सकते हैं ज़्यादा ही चाहिए। ठीक है, और इसको जो है ग्रो के लिए जो है हाई आप लोग कह सकते हैं
कि हाई ह्यूमिडिटी जो होती है वो चाहिए, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा ज़मीन चाहिए, जो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा का भी रेनफॉल चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है, आप लोग का हरियाणा और पंजाब में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इसको जो है उगाया जाता है राइस को। अब वहीं हम लोग आ जाए वीट पे, तो वीट आप लोग का नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया, ये सब जगह जो है इसको जो है इसकी ग्रोइंग जो है वो होती है बहुत ज़्यादा एरिया में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब इसको क्या चाहिए, इसको कूल क्लाइमेट चाहिए, ठंडा एरिया चाहिए, ठीक है। और इसको जो है 50 से 75% जो आप लोग को रेनफॉल चाहिए, जिससे आप लोग नाम ही से समझ सकते हैं कि ये कहाँ होती होगी, राजस्थान में होती होगी, हरियाणा में, पंजाब में, ये सब जगह जो है इसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जो हम लोग आते हैं वो हम लोग आते हैं अपने मिलेट क्रॉप में। अब ये आप लोग का जो मिलेट क्रॉप है, ये मिलेट क्रॉप आप लोग का कहाँ पे आता है, तो मिलेट क्रॉप जो आप लोग कह सकते हैं, आप लोग ज्वार, बाजरा, ये सब जो आप लोग का होता है, रागी, ये सब आप लोग का मिलेट क्रॉप में आता है। ये आप लोग का बेसिकली किस लिए होता है, ये आप लोग का न्यूट्रिशनल क्रॉप होता है, जो हम लोग को क्या करता है, हम लोग को न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करता है, ताकत प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आप लोग का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये आप लोग का महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसकी फर्टिलिटी जो है वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम लोग के पास आता है कौन सा, मेज क्रॉप। अब ये जो मेज क्रॉप है, ये मेज क्रॉप आप लोग कह सकते हैं कि 21 से 27 सेल्सियस टेम्परेचर जो है इसको चाहिए उगाने के लिए। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी फर्टिलिटी है, वो उसकी है कर्नाटका, यूपी में, और बिहार में भी जो है वो भी सबसे ज़्यादा उगाया जाता है ये, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग आते हैं अपने पल्स में, यानी हम लोग की जो दाल वगैरह होती है 3-4 टाइप की, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, ये सब जो भी दाल है, तो ये सब कैसे होती है, ये सब आप लोग का एक ड्राई एटमॉस्फेयर और ड्राई कंडीशन में भी जो है ये ग्रो कर जाती है। इन लोग को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो नहीं चाहिए होता है, कम मॉइस्चर के अंदर भी ये लोग जो है वो ग्रो कर जाएंगी। जैसे ये राजस्थान है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होती है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, ये सब जगह भी जो है पल्स जो है वो आप लोग की जो है ग्रो कराई जाती है, प्रोड्यूस जो है वो कराई जाती है, ठीक, उगाई जाती है। अब उसके बाद जो हम लोग आते हैं वो हम लोग आते हैं अपने नॉन ग्रीन प्लांट पे। ये इससे पहले वाली कौन सी बात थी, ये हम लोग की ग्रीन प्लांट वाली सारी बात थी। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हम लोग का कौन सा, नॉन ग्रीन प्लांट। अब इसमें हम लोग का क्या क्या आता है, इसमें हम लोग का आता है शुगर केन, जो आप लोग का ये शुगर केन आप लोग देख सकते हैं, शुगर केन की बात करते हैं। अब इसको जो उगाने के लिए क्या चाहिए, 21% सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है ये उगता है, और 75 to 100 सेंटीमीटर जो इसको जो है रेनफॉल की जो बीच की जो है रेनफॉल जो है वो इसको चाहिए रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है हरियाणा और यूपी और महाराष्ट्र में जो है ये लार्जेस्ट, ये तीनों जो सिटी हैं, स्टेट हैं, लार्जेस्ट हैं प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये सब चीज़ों को शुगर केन के, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या आते हैं, क्या, ऑयल सीड। अब ये ऑयल सीड क्या होता है, जो आप लोग का बेसिकली थोड़े से ऑयल प्रोवाइड करा देते हैं, मस्टर्ड, सोयाबीन है, कोकोनट वगैरह जो है, ठीक है। अब ये आप लोग के एक एडिबल होते हैं, कैसे होते हैं कि आप लोग का खाने वगैरह में यूज़ किया जाता है, फ्राई वगैरह के लिए, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में, ये सब जगह जो है इसकी प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा होती है। ये जो मैं स्टेट आप लोग को बोल रहा हूँ, ये स्टेट आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही सब स्टेट आप लोग को आएगा। और मेन ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में आप लोग को मैप में जो है वो क्या आएगा, मैप में ड्रॉ करने के लिए आएगा, रीजन बताओ। तो उसके लिए मैप की वीडियो जो है मैं एक ले आऊँगा, कल तक के वो मैप वाली वीडियो आप लोग तक 100% आ जाएगी, जो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में होगी। उसमें सारे के सारे मैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बता दिए जाएंगे, और मैप कैसे ड्रॉ करना है वो सब बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग स्टेट को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग का आता है वो हम लोग का आता है टी क्रॉप, जो किसके अंदर आता है, नॉन ग्रीन टाइप के अंदर ही आता है टी क्रॉप। इसमें क्या होता है, आप लोग एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी जो उगाते हैं, और इन्हें जो है फर्टाइल लैंड चाहिए। कैसा, अच्छी ज़मीन इन लोगों को चाहिए, ख़राब ज़मीन में जो है ये नहीं उगेंगे, ठीक है। अच्छे मिनरल वाली, अच्छे सॉइल वाली जो ज़मीन चाहिए इनको, ठीक है। और वह आप लोग कह सकते हैं कि एक आप लोग का और क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक जो मिनरल होता है इसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप लोग का कहाँ टी उगाया जाता है, आसाम है, दार्जिलिंग है, केरला है, ये सब जगह जो है बहुत ज़्यादा टी को जो है वो प्रोडक्शन होती है। उसके बाद जो हम लोग का कॉफ़ी है, कॉफ़ी इंडिया कह सकते हैं कि इंडियन कॉफ़ी जो है बहुत ज़्यादा जो है फेमस, और बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको पसंद करते हैं अदर कंट्री में भी, ठीक है। तो आसाम, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है इसकी प्रोडक्शन होती है, और इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है ऑल वर्ल्ड में, अगर हम लोग बात करें इंडियन कॉफ़ी की, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग, अब कॉफ़ी जो है वो आप लोग का एक हॉर्टिकल्चर कल्चर जो होता है उसमें भी आप लोग का जो है हो जाता है, ठीक है। अरे कॉफ़ी कह रहे, सॉरी। अब आप लोग का कौन सा टॉपिक आता है, वो आप लोग का आता है वेजिटेबल वाला। तो ये वेजिटेबल जो है वो आप लोग का कैसे क्लाइमेट में जो है वो क्रॉप जो होता है इसका ग्रो होता है, तो आप लोग का होता है हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर नहीं, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो ये हॉर्टिकल्चर इन लोग को चाहिए होता है, जिसमें जो है वेजिटेबल जो है बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं। अब इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, ये आप लोग के वेजिटेबल वगैरह का, ठीक है। अब जैसे जैसे इंडिया में जो है आप लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे इंडिया की जगह है जहाँ की चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे जैसे आप लोग कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का मैंगो,
केरला का बनाना, जम्मू एंड कश्मीर का एप्पल जो है, ये सब चीज़ जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये सब आप लोग का इसी के अंदर आ जाता है, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब चीज़ जो है वो आप लोग का जो है इसी के अंदर नॉन ग्रीन टाइप के उसके अंदर जो है वो उगाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि आप लोग कह सकते हैं कि 13% जो आप लोग का ये है हॉर्टिकल्चर है, वेजिटेबल वगैरह जो है, ये सब जो इंडिया के उसमें जो है हेल्प करता है जीडीपी में। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कराया जाता है। अब हम लोग अपने लास्ट मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो हम लोग का कौन सा है, वो हम लोग का है नॉन फूड क्रॉप। अब ये नॉन फूड क्रॉप में क्या क्या आता है, तो नॉन फूड क्रॉप में आप लोग का बेसिकली आता है रबर वगैरह हो गया, सिल्क है, कॉटन है, जूट है, तो ये सब आप लोग का आता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, हम लोग पढ़ते हैं रबर के बारे में। तो इसको जो है मॉइस्चर जो है बहुत चाहिए, हैवी रेनफॉल जो है चाहिए, जैसे कि 200 सेंटीमीटर के रेनफॉल में जो है ये आप लोग का जो ग्रो होता है, और 25 सेल्सियस डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर जो इसको चाहिए रबर को जो है वो उगाने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद जो ये सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, ये आप लोग का केरला और तमिलनाडु में, और फॉरेस्ट एरिया में बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आप लोग का वो है रबर जो है उसकी वो फर्टिलिटी की जाती है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, सिल्क पे। ये आप लोग का सिल्क है, तो इसकी वो क्रॉपिंग जो है वो कैसे होती है, इसको कैसे उगाया जाता है। तो सिल्क जो है वो आपका आप लोग कह सकते हैं कि एक सिल्क वोम बनाता है, और ये जो प्रोसेस हम कहते हैं इसी को हम लोग कह सकते हैं कि सेरिकल्चर का प्रोसेस जो है ये होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर के द्वारा जो है ये सिल्क जो है प्रोड्यूस होता है, और इस सिल्क जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के बाहर, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग जाते हैं वो हम लोग किस पे आते हैं, वो हम लोग आते हैं कॉटन पे। तो कॉटन जो है आप लोग कह सकते हैं कि लाइट रेनफॉल में भी जो है वो ग्रो हो जाता है, और लेकिन इसको टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर चाहिए, और जो सनलाइट से आप लोग कह सकते हैं कि उसको मिल जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ उगाया जाता है आप लोग का कॉटन, महाराष्ट्र है और गुजरात है, ये सब जगह आप लोग का कॉटन जो है बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जूट की। ये आप लोग का जूट है बेसिकली, जो आप लोग बोरे जैसा देखते होंगे वही आप लोग का जूट होता है, ठीक है। तो जूट जो है आप लोग कह सकते हैं कि इंडिया का गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, जूट को इंडियन गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया इस जूट का। लेकिन क्या है कि ये जूट आप लोग का एक थोड़ा हाईली कॉस्ट हो जाता है, और ये सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल और बिहार में जो है ये जो आप लोग कहते हैं कि उगाया जाता है, यानी इसका प्रोड्यूसर है, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज़ आप लोग कह सकते हैं कि कारपेट बनाने के लिए, रोप रस्सी बनाने के लिए, ये सब जगह जो है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो हाई होती है। इसीलिए जो है लोग किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, नायलन प्रोडक्ट जो होता है, नायलन वो रॉप जो होती है जो थोड़ी सस्ती होती है, चीप होती है, उसको लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रीफर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग का क्या आता है, उसके बाद हम लोग का आता है नेशनल इकोनॉमी। ये हम लोग का टॉपिक है। तो अब इस नेशनल इकोनॉमी में जो क्या होता है, तो 60 आप लोग कह सकते हैं कि 60% लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर जो डिपेंड करते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। अब टेक्नोलॉजी को भी इसलिए एडवांस करना पड़ेगा, क्योंकि जब इतने सारे लोग हैं, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी एडवांस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि सब एग्रीकल्चर को जो है अच्छे से मिनिमाइज़ करना, अच्छे से कंट्रोल करना, ये सब अब जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और एग्रीकल्चर में जो है नई नई खोज जो है वो होती जा रही है। तो इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इस पूरे के पूरे चीज़ को जो है कंट्रोल कर सके, ठीक है। अब इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ जो है वो निकाला, बहुत कुछ आप स्कीम निकाली, जिससे जो इस एग्रीकल्चर के अंदर गरीब लोग काम कर रहे हैं उनका फ़ायदा हो सके। जैसे कि क्या क्या, जैसे कि उन्होंने निकाला क्या, किसान क्रेडिट कार्ड, कि अगर किसान को जो है अपनी क्रॉप को जो है वो उगाना है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्रेडिट कार्ड की मदद से पैसा ले और क्रॉप उठाए, और क्रॉप का जब सीज़न हो जाए, काट पीट के जब उसको बेहतरीन तैयार हो जाए, तो उसको बेच के सरकार का पैसा आराम से वापस कर सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। ये जो है गवर्नमेंट ने किसान MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता था कि सरकार बोलेगी कि आपका जो भी वो खरीदेंगे वो उसका जो है कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को पैसा दे के जो खरीदेंगे, जिससे आप लोग का जो है वो फ़ायदा हो पाए। तो यही आप लोग का होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब उसके बाद जो आप लोग का क्या होती है कि सरकार ने जो है बहुत कुछ किया, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें जो है एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो सके, और जिसको जो है आजकल के जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा वो भी की है, पसंद भी की है। बहुत ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर में जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और एग्रीकल्चर में जो है वो पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो है आप लोग का जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ किया, पहले के हिसाब से बनाया गया। अब उसके बाद हम लोग की आती है क्या, फूड सिक्योरिटी। तो ये फूड सिक्योरिटी बेसिकली होती क्या है, तो फूड सिक्योरिटी में आप लोग कह सकते हैं कि इंडिया में जो है
पीडीएस चलता है। पीडीएस और पीडीएस क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आप लोग का कह सकते हैं कि जैसे ये सब जो होता है, जो गरीब लोग हैं उनको सरकार जो है वो राशन देती है एज आ बहुत कम पैसे पे, चीप रेट पे, यानी कि अगर कोई 60 रुपये किलो कोई चीज़ है तो 2-3 रुपये किलो ही दे देगी। और वो किस बेस पे देती है कि आप लोग के पास कार्ड बना होना चाहिए। कौन सा, बीपीएल। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन का आप लोग के पास एक कार्ड होना चाहिए, जो आप लोग राशन की शॉप पे जाएंगे और उसको देंगे तो इससे जो है वो आप लोग को जो है कम रेट में जो है एक गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो आप लोग को फूड जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो बीपीएल बना होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन की आप लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अब उसके बाद जो है आता है बफर स्टॉक। तब बफर स्टॉक क्या होता है, तो इसमें जो कह सकते हैं कि फूड को जो है वो स्टोर किया जाता है, और अगर फ्यूचर में जो है कोई भी अगर कुछ भी मुश्किल घड़ी या कुछ भी आ गई तो यही फूड जो है वो आप लोग का जो है वो यूज़ में आएगा। ये सब आप लोग का वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो हुआ था, क्योंकि जब लड़ाई हो रही थी तो फूड की जब शॉर्टेज हो जाती है तो क्या होता है, यही बफर स्टॉक जो है वो जो स्टोर किया हुआ जो फूड होता है वही लोगों में बांटा जाता है, जिससे जो है वो लोग सर्वाइव कर पाते हैं। वैसे अगर कुछ आ जाता है आपके कंट्री में, जैसे अगर फ्लड वगैरह आ गया, जब बाढ़ वगैरह आ गई, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये जो स्टोर किया हुआ फूड है वो लोगों को बांटा जाता है लोगों के थ्रू, और गवर्नमेंट जो है वो बंटवाती है, और उससे क्या होता है इंसान जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, ये आप लोग का कौन बांटता है, ये आप लोग का बेसिकली जो है वो एफसीआई जो है वो करती है। अरे एफबीआई नहीं, एफसीआई। एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आप लोग का पूरा इसको जो है कंट्रोल करती है, किसको, बफर स्टॉक को, कि आगे जाके कोई भी अगर ख़राब सिचुएशन आएगी तो वो जो है इस ख़राब सिचुएशन में जो है फूड को जो है वो यूज़ कर पाएगी और लोगों को सर्वाइव कर पाएगी, जैसे कि आप ये सब देख पा रहे होंगे। तो यहीं पे ये वाला भी चैप्टर आप लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसी है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम लोग जो है सीधे अपने थर्ड चैप्टर पे आते हैं, जो कौन सा है, वो हम लोग का मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। नाम से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मिनरल क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, रिसोर्स क्या होती है। तो यही सब चीज़ जो है इसको थोड़ा ब्रीफली जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग एग्जाम में जो है वो अच्छे से लिख पाएँ। तो सबसे पहले जो मिनरल क्या होता है, तो मिनरल जो आप लोग का हर एक चीज़ जो है जिसको आप लोग आराम से जो है वो देख पा रहे हैं, जो आप लोग को कुछ चीज़ जो है बेनिफिट जो है प्रोवाइड कर रही है, वही आप लोग की जो है मिनरल कहलाती है। अब मिनरल जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो बहुत है आप लोग के कह सकते हैं लाइफ में। ठीक है, मिनरल आपका जो है नेचुरली जो है एक्वायरिंग जो कह सकते हैं सब्सटेंस है, जो हम अर्थ को क्रस्ट के करके जो है वो पाते हैं, यानी कि जो ज़मीन के अंदर से जो निकालते हैं बहुत सारे मिनरल हैं, वो हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, वो हम लोग को अर्थ से ही मिलते हैं विद द प्रोसेस ऑफ क्रस्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, तो हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है वो हम कह सकते हैं कि मिनरल के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। एनर्जी कैसे मिनरल के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, यानी कि कोई मिनरल है उसको अगर हम लोग प्रोटीन के थ्रू अगर लें तो वो मिनरल जो हम लोग को जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये किसके थ्रू हम लोग को एनर्जी मिल रही है, आप लोग को मिनरल के थ्रू ही एनर्जी जो है वो मिल रही है। और उसके बाद जो होते हैं वो मिनरल आप लोग के बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक आप लोग का होता है कह सकते हैं मेटेलिक, एक आप लोग का होता है नॉन मेटेलिक, और एक आप लोग का होता है एनर्जी बेस्ड मिनरल। तो ये आप लोग का 3 टाइप का जो है वो मिनरल होता है। तो सबसे पहले हम लोग को कौन सा मिनरल पढ़ना है, वो हम लोग को पढ़ना है मेटेलिक। तो मेटेलिक के अंदर भी अब 3 पार्ट आते हैं, कौन कौन से, वो आप लोग के होते हैं फेरस। तो फेरस जो है वो हम लोग को पढ़ना है, नॉन फेरस पढ़ना है, और उसके बाद प्रीसियस पढ़ना है। तो सबसे पहले हम फेरस पढ़ते हैं। तो ये फेरस क्या है, फेरस उसको कहते हैं जिसके अंदर आप लोग का बेसिकली आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है, जैसे मैग्नीज है, कोबाल्ट है। तो ये सब आप लोग का एक फेरस जो है, फेरस मिनरल जो है वो कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, फेरस मिनरल कहलाता है। अब उसके बाद हम लोग अगर आ जाए नॉन फेरस मिनरल में, तो ये आप लोग का क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो आयरन नहीं प्रेजेंट होगा, और वही आप लोग का जो है नॉन फेरस मिनरल कहलाता है, जो आप लोग का आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, ये सब होता है। उसके बाद जो हम लोग आते हैं वो हम लोग आते हैं प्रीसियस पे। तो प्रीसियस मिनरल आप लोग का क्या होता है, तो ये आप लोग का बेसिकली कह सकते हैं कि प्लेटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये सब चीज़ जो है वो आप लोग का प्रीसियस मिनरल के अंदर आता है। ठीक है, इसको आगे जो है हम लोग और भी अच्छे से जो है विद द एग्जांपल जो है समझने वाले हैं। अभी उसके बाद जो है हम लोग आते हैं नॉन मेटेलिक पे। अब जो हम लोग का नॉन मेटेलिक मिनरल है वो हम लोग का कौन कौन सा होता है, वो हम लोग का होता है माइका, सॉल्ट, सल्फर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो है मेटल जो है प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो है मिनरल जो है वो प्रेजेंट है। मेटल प्रेजेंट नहीं है लेकिन मिनरल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, उसका हम लोग का 3rd टाइप आता है जो हम लोग का है एनर्जी मिनरल। तो ये क्या होता है, मतलब जो कोल होते हैं, जो पेट्रोलियम होते हैं, गैस होते हैं, ये सब आप लोग के क्या कहलाते हैं, ये सब आप लोग के एनर्जी हैं। अब ये सब आप लोग के एक एनर्जी जो है वो कहलाते हैं एनर्जी मिनरल। इन सब को हम लोग ब्रीफली में अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैं बस आप लोग को ऐसे हल्का हल्का बता दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ जो है वो है क्या। ठीक है, अब उसके बाद जो हम लोग आते हैं कि हम लोग किस पे आते हैं, वो हम लोग अपने आते हैं, ये आप लोग का माइका होता है बेसिकली, और ये आप लोग का है सल्फर।
ठीक है, माइका और सल्फर जो है वो आप लोग का है। अब मिनरल हमें जो है मिलते कहाँ से है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मोड ऑफ एक्यूरेंस जो होता है वही हम लोग का मिनरल जो है वो कहलाता है। कैसे कि जो हम लोग का माइका होता है, इग्नीशियस होता है और मेटामॉर्फिक रॉक होती है, उसके थ्रू जो है वो हम लोग को मिनरल मिलता है। कैसे कि यह आप लोग का जो वो है माइका है, या आप लोग का जो सिल्वर है, इन्हीं सब के थ्रू जो है वो हम लोग को जो है, या आप लोग की इग्नीशियस रॉक है, इन्हीं सब के थ्रू जो है वो हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिनरल मिलता है। अब वो मिनरल हम लोग को कैसे मिलता है कि इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक जो होते हैं उसके ऊपर जो एक लेयर आ जाती है। अब वो जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि एटमॉस्फेरिक की वजह से इसके ऊपर जो है एक लेयर आ जाती है। अब यहाँ पे जो एक लेयर आती है, इसी लेयर से जो है, इस लेयर को जो है ये हम लोग किसी प्रोसेस से जो है वो अलग किया जाता है, निकाला जाता है, और यही जो है वो हम लोग की मिनरल जो है वो कहलाती है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम लोग को क्या पढ़ना है, डीकम्पोज रॉक पढ़ना है। तो इस डीकम्पोज रॉक जो है वो डीकम्पोज रॉक जो है वो होता क्या है, तो डीप कंपोज रॉक में ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक वो जम जाती जो लेयर होती है वही हम लोग का मिनरल होता है। ये आप लोग का बेसिकली एक इग्नीशियस रॉक जो है वो कहलाती है। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डीकम्पोज रॉक। तो इसमें डीकम्पोज रॉक जो है वो हम लोग का होता क्या है, तो डीप कंपोज रॉक आप लोग कह सकते हैं कि ऊपर जो एक रॉक पड़ा होता है, तो रॉक जो है वो एटमॉस्फेयर के थ्रू या धीरे धीरे जो है वो आप लोग का डीकम्पोज हो जाता है और ज़मीन में आप लोग के मिल जाता है। लेकिन ज़मीन के मिलने के बाद जो है रॉक के ऊपर जो है मिनरल रहता है, वो मिनरल ज़मीन के अंदर नहीं मिलता है, वो आप लोग का ज़मीन के ऊपर ही प्रेजेंट रह जाता है और रॉक पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाता है। तो वहीं से जो है वो हम लोग को मिनरल मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोज रॉक हम लोग कहते हैं। इसी के अंदर जो है एक वर्ड आता है ओर। तो ये व्हाट इज एन ओर होता क्या है, तो मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड इम्प्योरिटी, कि कहीं पर भी जो है मिनरल और किसी इम्प्योरिटी का मिक्सचर होता है उसी को हम लोग ओर कहते हैं। तो अगर हम लोग बात कर लें कि इम्प्योरिटी का नाम अगर जो आ जाएगा तो इम्प्योरिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग गैंग भी कहते हैं। तो कहीं पे भी अगर जो है हम लोग मिनरल में अगर इम्प्योरिटी ऐड हो रही है तो हम लोग को क्या मिलेगा, रिजल्ट में हम लोग को और मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम लोग आते हैं अपने किस पे, हम लोग आते हैं अपने कह सकते हैं कि अब जो हम लोग का थर्ड पॉइंट है वो हम लोग का एल्यूवल डिपॉजिट। ये एल्यूवल जो है वो डिपॉजिट होता क्या है, ये हम लोग का एल्यूवल डिपॉजिट सॉइल जो है, तो जो हम मिनरल जो है एल्यूवल सॉइल के क्या कहते हैं, एल्यूवल सॉइल के अंदर जो मिलता है उनको जो है कहते हैं, यानी ये एल्यूवल सॉइल है, इसके अंदर जो हम लोग को मिनरल मिलेगा उसी को हम लोग जो है वो एल्यूवियल सॉइल जो है वो कहते हैं। साथ में हमें जो है मिनरल जो है हमें सेडिमेंट्री रॉक के थ्रू भी मिल जाता है। कैसे मिल जाता है मतलब समझे नहीं होंगे, तो जब आप लोग कह सकते हो कि जब एवापोरेट होता है ओशियन से, या आप लोग कह सकते हैं कि जैसे ये पानी है तो यहाँ पे जो है, या आप लोग का यहाँ पे एक रॉक है, ठीक है, तो इस रॉक में जो है ये पानी जो है बार बार ऐसे जाके जो कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इस वाटर में जो है कुछ मॉइस्चर है, कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या हो रहे हैं, वो पार्टिकल बार बार जाके यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश्ड हो जा रहे हैं, यहाँ पे जम जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो जम जा रहे हैं यही आप लोग को जो है एक मिनरल जो है वो प्रोवाइड करवा दे रहे हैं बाद में। ये ऊपरी लेयर जो है ये जम गई, किस चीज़ की जमी है, ये आप लोग की एक लेयर की जो है मिनरल की जो है वो लेयर जम गई है। ठीक है, तो यही चीज़ आप लोग का होता है एल्यूवियल सॉइल में। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो हम लोग आते हैं अपने किस में, टाइप्स ऑफ मिनरल में। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ मिनरल बेसिकली होता क्या है, तो मिनरल को जो है दो टाइप में फिर से, अब यहाँ पे जो है हम लोग ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन अब पढ़ेंगे कैसे कि टाइप्स ऑफ मिनरल क्या होता है। पहला आप लोग का होता है मेटालिक। ठीक है, तो अब इस मेटालिक को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो मेटालिक में आता है आप लोग का फेरस। अब ये फेरस क्या होता है, जिसमें आयरन होगा, और आयरन आप लोग का कह सकते हैं कि आयरन ओर हो गया। अगर आयरन ओर को ले लेंगे तो ये आप लोग का ब्लैक बोन होता है। बैकबोन आप लोग कह सकते हैं, बैकबोन किस चीज़ का, इंडस्ट्री का, क्योंकि आयरन से ही हर मशीन जो है वो बनाई जाती है, हर टूल आप लोग का बनाया जाता है, हर आप लोग जो भी चीज़ देख रहे हैं वो सब चीज़ में आप लोग कह सकते हैं कि आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैग्नीज जो आप लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिज जो है आप लोग का, मैग्नीज जो है इसमें 70% आयरन जो है मिला होता है। और किस लिए कि आप लोग कह सकते हैं कि हेमेटाइट में जो है 50-60% जो है वो आयरन जो है वो मिला रहता है। मैग्नीज में और हेमेटाइट में कितना कितना आयरन मिला रहता है, 60-70% और 50 से 60% तक का। ठीक है, अब आयरन और जो है वो हमें कहाँ मिलता है, वो हम लोग को कह सकते हैं कि ओडिशा, झारखंड, ये सब जगह जो है वो आयरन और जो है वो मिलता है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ, मैग्नीज पे। अब ये जो मैग्नीज है इसी को जो है हम लोग कह सकते हैं कि स्टील प्रोडक्शन में जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्टील प्रोडक्शन में ये कैसे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो बेसिकली जो वो होते हैं
कि इसका यूज़ करके जो इसमें से जो है वो निकाला जाता है, कुछ मैग्नीज़ को निकाला जाता है और वो मैग्नीज़ को जो है स्टील में जो है वो यूज़ किया जाता है, जिससे जो है हम लोग की एक अच्छी और गुड लेवल की जो स्टील है वो बनती है। कहाँ मिलता है? ये हम लोग का ओडिशा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? मैग्नीज़ का। ठीक है, अब जो हम लोग आते हैं किस में? अब हम लोग आते हैं नॉन फेरस में। तो अब नॉन मेटालिक होता जो है तो नॉन फेरस, फेरस के अंदर ही जो आता है बेसिकली हम लोग का नॉन फेरस आता है। ठीक है, तो अब नॉन फेरस जो है वो मेटालिक का एक पार्ट है। तो इसमें क्या होता है? इसमें कॉपर होता है। तो कॉपर क्या होता है? कॉपर आप लोग सुने होंगे कि एक डक्टाइल, मेलेबल और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें इजीली पास हो जाती है कॉपर में। और इंडिया में जो कॉपर है वो ज़्यादा नहीं पाया जाता है। इंडिया में कॉपर है तो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, कम मात्रा में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है वो इसका प्रोड्यूसर है, ये प्रोडक्शन वही करते हैं। ठीक है, कॉपर बेसिकली आप लोग के इलेक्ट्रॉनिक गुड जो होता है, प्रोडक्ट है, उसमें यूज़ किया जाता है। वायर वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो आप लोग का होता है सेकंड पार्ट इसी के अंदर नॉन फेरस के अंदर कौन सा होता है? बॉक्सिस्ट। तो ये बॉक्सिस्ट जो होता है वो क्या होता है? ये आप लोग का एक रॉ फॉर्म है जिसको हम जो है एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? एल्यूमिनियम में। ये कहाँ पाया जाता है? ये आप लोग एक बिलासपुर कटरी रीजन है। बिलासपुर कटरी जो है वो रीजन नाम की एक जगह है, वहाँ पर जो ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब एल्यूमिनियम और आयरन जो है जब मिलाए जाते हैं, दोनों को एक साथ जब मिक्सचर किया जाता है तो हम लोग को एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद जो हम लोग आते हैं कहाँ पे? अपने नॉन मेटालिक मिनरल पे। नॉन मेटालिक मिनरल के अंदर हम लोग का क्या आ जाता है? हम लोग का आ जाता है माइका, हम लोग के पास आ जाता है, कह सकते हैं आप लोग, लाइम स्टोन, और हम लोग के पास आ जाता है ग्रेफाइट, और हम लोग के पास आ जाता है, कहाँ गया ये? ठीक है, तो अब इसके बाद जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे माइका के बारे में। तो माइका आप लोग का होता क्या है? तो माइका आप लोग का एक थिन शीट होता है जो कवर टाइप का होता है, जो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये होता है, ये पतला होता है माइका। तो माइका को जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये सब प्रोडक्ट बनाने में, शीशा वगैरह और ये सब चीज़ जो है बनाने में। बेसिकली जो आप लोग का बोर्ड होता है उसको बनाने में भी माइका का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये माइका जो है वो सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? तो आप लोग का जो अजमेर है वहाँ माइका लार्जेस्ट अमाउंट में जो है प्रोड्यूस किया जाता है। अब उसके बाद आप लोग का आता है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन क्या है? यह आप लोग कह सकते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री का बैकबोन है। सीमेंट इंडस्ट्री का कैसे? कि सीमेंट इंडस्ट्री में जो है ये बहुत ज़्यादा आप लोग का यूज़ किया जाता है। और इसका प्रोड्यूसर कौन है लाइम स्टोन का? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जो है यह हैवी प्रोड्यूसर है। अब उसके बाद जो हम लोग आते हैं कन्वेंशनल सोर्स और सोर्स ऑफ एनर्जी को समझते हैं। किसको? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को। तो ये आप लोग का होता क्या है? तो जो लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हैं, आप लोग कह सकते हैं कोल है, पेट्रोलियम, ये सब लोग हम लोग बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसमें जो आप लोग कह सकते हैं कि क्या है कि इंडिया जो है कोल का और ये सब प्रेजेंट जो है वो लार्ज स्केल में जो है वो इंडिया के पास प्रेजेंट नहीं है, आप लोग को भी पता होगा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पावर जनरेट करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी और पावर कैसे जनरेट करते हैं हम लोग? विद द हेल्प ऑफ कोल। कैसे? कोल से जो है आप लोग देख सकते होंगे कि कोल से आप लोग की बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है बहुत सारे मेथड से। ठीक है, अब इसको जो है इसी चीज़ को जो है हम लोग पेट्रोल को, कोल को, गैस को और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? अब यहाँ हम लोग डोमेस्टिक में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब घरों के डेली यूज में भी ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन इतना यूज़ किया जा रहा है, इसका प्रोडक्शन, इसका मतलब ये चीज़ हम लोग के पास ज़्यादा है नहीं। तो इसके बारे में जो है गवर्नमेंट को जो है थोड़ा सोचना चाहिए कि इसको कैसे जो है आगे जनरेशन तक के अच्छे से जो है पहुँचाए। अब बेसिकली इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? नॉन कन्वेंशनल, अरे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो इसमें जो है हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कोल के टाइप। तो कोल के आप लोग के बेसिकली कह सकते हैं कि 4 टाइप होते हैं। एक आप लोग का होता है पीट, जो आप लोग कह सकते हैं कि सबसे लोअर क्वालिटी ऑफ कोल होता है और इसमें जो है हाई मॉइस्चर होता है और ये जो है अच्छे से जो है नहीं जलता है। उसके बाद आप लोग का आता है कौन सा? आप लोग का आता है लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल आप लोग का एक लो क्वालिटी होता है, बहुत खराब क्वालिटी से, पीट से एक नंबर अच्छा होता है, एक लेवल अच्छा होता है। इसमें मॉइस्चर जो है वो नॉर्मल होता है, बहुत अच्छा, बहुत कम मॉइस्चर नहीं होता है, एक नॉर्मल टाइप का मॉइस्चर जो है वो होता है। अब उसके बाद जो हम लोग के पास आता है कौन सा? ब्यूटिमिनस जो होता है कोल। इसमें क्या होता है? आप लोग का एक गुड क्वालिटी होता है, गुड क्वालिटी ऑफ कोल होता है। इसमें जो मॉइस्चर होता है लिटिल मॉइस्चर होता है, बहुत कम मॉइस्चर होता है और जो है ये आसानी से जो है वो जल जाता है। अब उसके बाद जो हम लोग के पास आता है एंथ्रेसिक जो कोल होता है, जो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा जो अच्छा कोल जो है वो कहलाता है। कौन सा? एंथ्रेसिस कोल जो होता है। ठीक है, ये बेस्ट कोल कहलाया जाता है, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी हाई होती है। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता है और ये आप लोग कह सकते हैं कि कोल जो है वो थोड़ा बल्की टाइप का होता है और इसके लिए
कोल जो है ट्रांसपोर्टेशन रेट जो है कोल का ट्रांसपोर्टेशन रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है कोल का, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेचुरल गैस पे। इसी नेचुरल गैस को जो है हम लोग आप लोग कह सकते हैं कि क्लीन फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली आप लोग देखे होंगे जो कार टेम्पो वगैरह जो नहीं डलवाते हैं सीएनजी, वो यही होता है नेचुरल गैस आप लोग का, ठीक है। आप लोग इसके में क्या होता है कि फ्यूजल फ्यूल जो है ख़त्म होने के बाद जो है ये आप लोग का यूज़ किया जाता है। मतलब कि किसी को अगर फ्यूजल फ्यूल जो है वो नहीं यूज़ करना है फ्यूल वगैरह, तो इसका सीएनजी का यूज़ कर सकता है। ये थोड़ा चीपर होता है, सस्ता होता है आप लोग का सीएनजी, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग को क्या पढ़ना, हम लोग को पढ़ना है पेट्रोलियम। तो 63% पेट्रोल जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, 63% जो है ये 63% जो मतलब कि जितने भी हम लोग पेट्रोल वगैरह ये सब जो यूज़ करते हैं पेट्रोलियम से, तो इसमें से 63% जो फ्यूल जो आता है 100 में से, तो वो अकेला मुंबई से आता है। कितना, 63% प्रोड्यूसर कौन है पेट्रोल का, आप लोग की मुंबई शहर, ठीक है। 100 में 63% तो अकेले वो प्रोड्यूस कर देती है। पेट्रोलियम का आप कह सकते हैं कि एक आप लोग का वो होता है, एक हाईली कॉस्ट होता है एक वेसल जो है पेट्रोलियम। तो आप लोग का पेट्रोल वगैरह एक हाईली कॉस्ट टाइप का जो है ये मटेरियल होता है, सोर्स होता है। इसके बाद क्या है, एनर्जी। हम और एनर्जी को जो है वो हम कैसे जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी बेसिकली हम लोग डैम से प्रोड्यूस किया जा सकता है। कैसे, अब भाई एनर्जी क्या है, एनर्जी आप लोग की वही है जिसको हम यूज़ कर सके। एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ किया जाता है। तो अगर हम लोग डैम के हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आप लोग की एनर्जी ही तो है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी में है वो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो आप लोग की होती है वो क्या होती है, वो आप लोग की एक एनर्जी ही तो होती है। तो डैम से जो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं, तो डैम की हेल्प से जो है वो आप लोग एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। आप लोग का जो थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि कोल से आप लोग कह सकते हैं कि वाटर को गर्म करते हैं और फिर उसमें जो स्टीम प्रोड्यूस होता है उससे आप लोग कह सकते हैं कि टरबाइन को रोटेट कराते हैं, ठीक है। और वही टरबाइन जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करके देती है। तो ऐसे यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट का, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ तक तो जितना पढ़ा ये सब हम लोग का कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था। अब हम लोग आते हैं किसमें, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, जो हम लोग कह सकते हैं कि जो आप लोग का रिन्यूएबल होता है, यानी कि जिसको हम लोग फिर से यूज़ किया जा सकते हैं। जैसे हम लोग का सोलर एनर्जी है, इसको हम लोग बार बार यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। वाइंड एनर्जी है, इसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग का रूरल एरिया में ये सब बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, गाँव देहात में सोलर वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके हेल्प से जो है पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लोग फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास आता है क्या, न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, तो इसमें हम लोग जो है एटम जो कह सकते हैं अल्टर करते हैं। एटम अल्टर कैसे करते हैं कि सबसे ज़्यादा पहले ये समझिए कहाँ पे प्रोड्यूस, कहाँ पे जो है पाया जाता है, ठीक है। या आप लोग कह सकते हैं कि राजस्थान और क्या कहते हैं झारखंड, ये जब जगह जो है इसका प्लांट जो है वो लगाए गए हैं, किसके, न्यूक्लियर एनर्जी के। अब उसके बाद जो हम लोग के पास आता है कौन सा, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी वो जिसमें जो है सनलाइट की हीट से जो है हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे सनलाइट के हीट से जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग का न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये वो यही है। राजस्थान और झारखंड में जो है बहुत ज़्यादा इसके प्लांट जो है वो लगाए गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग का आता है वाइंड एनर्जी। तो वाइंड से जिस एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वाइंड के थ्रू जो है वो जो हम लोग वो रोटेट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनामो के थ्रू जो है वो हम लोग की ये प्रोड्यूस होती है, और इसी को जो है हम लोग वो कहते हैं वाइंड एनर्जी कहते हैं। इसके बाद जो हम लोग क्या आती है, बायोगैस एनर्जी। अब ये बायोगैस एनर्जी क्या होती है, हम लोग को हम जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट को जो कन्वर्ट करके एनर्जी जो है वो जनरेट कराई जाती है। वेस्ट को कन्वर्ट करके, ये जो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वेस्ट है इसको हम लोग कन्वर्ट करके जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, यही हम लोग की जो है वो बायोगैस कहलाती है, ठीक है। अब बेसिकली जो आप लोग कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, या आप लोग का उसमें हाउस होल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कुकिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, प्लांटेशन अगर कहीं करनी है तो प्लांट में जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग का आता है कौन सा, हम लोग का आता है टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी क्या होता है, जब हम लोग टाइड के हेल्प से जो है एनर्जी को जनरेट करते हैं। कैसे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वाटर के अंदर जो है ये वो पंप लगा रहता है। इस पंप जब रोटेट होता है, पंप जब चालू होता है, तो ये जब सर्कुलेट होता है गोल गोल, तो इससे जो है एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। तो इसी को जो है वो हम लोग टाइडल एनर्जी कहते हैं। अब उसके बाद जो हम लोग के पास कौन सी आती है, हम लोग के पास आती है जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है अर्थ के इंटीरियर का हीट को जो है वो
अर्थ के अंदर से जो हीट निकल रहा है उस हीट को जो है जनरेट करके आप लोग की एक इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो प्रोड्यूस करती है। ये आप लोग का सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है यूज़, ये आप लोग का बेसिकली कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ का आप लोग का अर्थ का वो क्या कहते हैं क्लाइमेट जो है वो हॉट है वहीं वहीं यूज़ किया जाता है। जैसे कि लद्दाख है, लद्दाख में जो आप लोग के अर्थ का क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, हॉट जो अंदर से जो वो निकलता है एयर निकलता है बहुत ही ज़्यादा हॉट निकलता है। तो वहीं लद्दाख में एक प्लांट लगाया हुआ है जिसको हम लोग जो है जियोथर्मल एनर्जी प्लांट कहते हैं। वो क्या करता है, वो उसी हीट को जो अर्थ के अंदर से निकल रही है उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि आप अपने सामने जो है देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला भी चैप्टर आप लोग का जो है पूरा का पूरा खत्म हो गया। आई होप कि चैप्टर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक। तो अब सीधे सीधे अपना चौथा चैप्टर शुरू करते हैं, जो हम लोग का कौन सा, वो हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब इसके अंदर जो हम लोग को यही सब पढ़ना है मैन्युफैक्चर के बारे में जो होता है। और बेसिकली ये पूरा का पूरा आप लोग को पिछले चैप्टर से जो है वो रिलेट किया हुआ है। ज्योग्राफी में सारे के सारे चैप्टर जो है वो एक दूसरे से जो है वो लिंक करते हुए आ रहे हैं, तो ये आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो समझ पा रहे होंगे। तो आइए सीधे सीधे शुरू करते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग आप लोग की इंडस्ट्री कौन सी होती है, इसी को जो हम लोग की जो बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर की जो इंडस्ट्री होती है उसी को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जो कि हम लोग इकोनॉमिक में पढ़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि एक वीडियो में इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो है सब कुछ कंप्लीट कराया गया, पूरी कंप्लीट एचएसटी। तो पूरा का पूरा सब कुछ आप लोग एक ही वीडियो में जो है वो देख सकते हैं, तो उसको देखिए और अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करिए। अब आते हैं सीधे चैप्टर में। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो आप लोग की सेकेंडरी सेक्टर जो है वो कहलाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें प्राइमरी मटेरियल जो भी आता है वो आप लोग के गुड को जो है वो कन्वर्ट करती है। प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी आप लोग का गुड आता है उसको जो है रॉ को जो है कन्वर्ट करती है, और कन्वर्ट करके जो है ये इंडस्ट्री में जो है आगे पहुंचा देती है। कहाँ पे, टर्शियरी सेक्टर में जो है वो पहुंचाना जो है इसका काम रहता है। ठीक है, ये हो गई थी इसकी बेसिक नॉलेज। अब इसका जो यूज़ होता है, इससे फ़ायदा क्या होता है। अब ये बेसिकली जब जैसे जैसे आप लोग की ये इंडस्ट्री आई मैन्युफैक्चरिंग वाली, ये आप लोग के बहुत सारे लोग जो आप लोग के एग्रीकल्चर में लगे हुए थे वो लोग इससे हटे और उन लोग को जो है जॉब प्रोवाइड की गई, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में। तो लोगों का फ़ायदा हुआ, जॉब मिलना शुरू हुई। उसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि एक नेशन का जो हम लोग के कंट्री का जो इकोनॉमी था उसमें इंडस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 17% जो है वो ये आप लोग की जीडीपी को जो है वो गेन करती है। 100 में से 17% जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग वाली, वो इसका कंट्रीब्यूशन है आप लोग का जीडीपी में। एग्रीकल्चर का 16 का, इसका 1%, उससे भी ज़्यादा 17% है। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर और ये सेकेंडरी, ये दोनों जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग वाली, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट है, ये दोनों आपस में जो है मिलकर एकदम काम करते हैं। कितना, एकदम जो है वो मिलकर काम करते हैं, मिलकर दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं और एकदम मिलकर काम करते हैं। अब ये जो है ये बहुत सारे जो गरीब लोग थे जिनके पास जॉब नहीं थी, उनको जो है जॉब प्रोवाइड करे ये मैन्युफैक्चरिंग, जिससे जो है अपनी कंट्री का जो वो कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छे से जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद कितना % जीडीपी की देती है, 17% जो है जीडीपी देती है। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है एग्रो बेस और मिनरल बेस इंडस्ट्री क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एग्रो बेस इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है। एग्रो बेस पिछले साल हम लोग पढ़े हैं कि एग्रो बेस क्या होता है, कि एग्रीकल्चर तो कोई सा भी रॉ आता है उस रॉ को जो है ये कन्वर्ट करके जो एक प्रोडक्ट में बनाती है, वही आप लोग की एग्रो बेस इंडस्ट्री जो है वो कहलाती है। तो एग्रो बेस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पहले। तो जब पहले जो है एशियन में इंडस्ट्री में जो है हैंड स्पाइनिंग होती थी, यानी हाथ से बनाया जाता था मशीन आने से पहले। उसके बाद क्या हुआ, जैसे चरखा वगैरह जो होता था उससे बनाया जाता था, उसके थ्रू जो है कॉटन को जो है वो बनाया जाता था प्रोडक्ट। 18वीं सेंचुरी में इंडिया में जो है पहला पावर लूप जो है प्लांट जो है वो लगाया गया, और आप लोग कह सकते हैं कि ये कहाँ लगाया गया था, ये आप लोग का महाराष्ट्र और गुजरात में जो है लगाया गया था, और यही दोनों इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे, अभी भी बेसिकली हैं। ठीक है, तो कॉटन के जो बेसिकली प्रोड्यूसर कौन है, महाराष्ट्र और आप लोग का गुजरात। ठीक है, साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। इसका जीडीपी में एक अहम रोल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, इसका एक्सपोर्ट जो है बहुत अच्छे से होता है, और जिसका जो है फ़ायदा जो अच्छा खासा इंडिया को मिलता है। लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कत भी है। कैसे दिक्कत इसकी कॉन्टीन्यूस जो है वो आती रहती है, कैसे वो ऐसे आती रहती है इनमें दिक्कत कि इसकी जो पावर सप्लाई जो है इसको अच्छे से नहीं मिल पाती है। पावर सप्लाई जो इतनी इसको चाहिए उतनी इसको पावर सप्लाई जो है वो नहीं मिल पाती है। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री को जो है आप लोग कह सकते हैं कि कंपटीशन जो है वो बढ़ गया, पहले से ज़्यादा कंपटीशन जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसमें जो है एक लेबर जो है वो चीप लगते थे, और आप लोग कह सकते हैं कि लोग जो है लेबर को काम ज़्यादा कराते थे और सैलरी जो है बहुत कम देते थे। क्या कराते थे, काम
काम जो है बहुत ज़्यादा कराएंगे कॉटन इंडस्ट्री में, लेकिन इनको जो सैलरी देंगे वो बहुत ज़्यादा कम देते थे, ठीक है। मशीनें जो है वो ओल्ड हो गई थी, मशीन क्या हो गई थी, मशीन पुरानी हो गई थी, मशीन जो है ओल्ड हो गई थी। तो इस वजह से जो है ये सब इन लोग का जो परेशानी थी इसको जो है अच्छे से और ज़्यादा रन कराने के लिए, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री में आप लोग कह सकते हैं कि हेल्प किया किसने, केमिकल ने। कॉटन इंडस्ट्री को जो है सबसे ज़्यादा हेल्प किसने किया, केमिकल ने। कैसे किया कि केमिकल, आप लोग कह सकते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री जो है वो जैसे जैसे आप लोग की आई तो उसको स्टेबल कराने के लिए जो है कॉटन इंडस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा हेल्प था। क्यों, क्योंकि इन दोनों का ही साथ में जो है ग्रोथ हुआ था। कैसे हुआ था वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं जूट में। तो ये जूट जो है बेसिकली इसी के अंदर का पार्ट है। तो इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल और बिहार में जूट जो है बहुत हैवी मात्रा में जो है प्रोड्यूस की जाती थी। वेस्ट बंगाल में इसीलिए किया, वहाँ उगने के लिए जो है पानी और रिक्वायरमेंट जो है ये सब वेस्ट बंगाल में ही क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इजी जो है रिक्वायरमेंट मिल जाती थी, पानी की जो चाहिए, जो कि वहाँ की उगली रिवर जो है वो दे देती थी। और वेस्ट बंगाल में जो चीप लेबर मिल जाते थे, जो काम ज़्यादा करते थे और पैसा जो है कम लेते थे, ठीक है। अब यूएसए जो आप लोग का है वो आप लोग कह सकते हैं कि यूएसए, कनाडा, रशिया, ये सब जगह जो है जो रूट को जो है वो एक्सपोर्ट जो है किया जाता था, जिससे फाइनेंशियली हेल्प होती थी इंडिया की, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है शुगर के बारे में। तो शुगर आप लोग का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और शुगर केन आप लोग कह सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा बनाई जाती है, कहाँ इसकी क्रॉपिंग की जाती है। आप लोग का महाराष्ट्र में, जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। हम लोग को शुगर जो है इसलिए कह सकते हैं कि हम लोग की शुगर इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें ग्लूकोज होता है और आप लोग सुक्रोज की जो मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें होती थी, तो इसीलिए हम लोग का शुगर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ओल्ड मशीन जो है, ट्रांसपोर्टेशन चैलेंज जो है ये सब, और सीजनल जो है ये सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किसको, आप लोग के शुगर को। कैसे कि शुगर का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हाई रहता है और ये सीजनल होता है, 24 महीने जो है ये नहीं होता है। अब उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना, हम लोग को पढ़ना है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है ये आप लोग की कौन सी है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये पूरा बेसिक पिछले चैप्टर पे ही बेस है, ठीक है। अब ये आपके बेसिक इंडस्ट्री को क्या करता है, आप लोग की जो वो होती है इंडस्ट्री होती है उसको भी यही कहते हैं आयरन वाली। कैसे कि मिनरल से जो है मेटल बनाते हैं। क्या करते हैं, मिनरल उन लोग को मिल गया, अब मिनरल से वो लोग मैन्युफैक्चरिंग किया और जो है मेटल में जो है उसको जो है कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हर चीज़ जो है इसी पर जो है डिपेंड है और आप लोग कह सकते हैं कि हर चीज़ जो है मशीन पर ही डिपेंड होती है। अब कोई भी काम अगर करना है तो मशीन के द्वारा करना है, मशीन से ही करेंगे। और मशीन किसकी बनी है, आयरन की बनी है, ठीक है। अब उसमें जो है आप लोग कह सकते हैं कि एक वो होता है, प्रोडक्शन होता है, और एक ये कहाँ प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा नागपुर में होता है। नागपुर प्लेटिव, वहीं इसका जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कौन सा प्लेस है, नागपुर का, ठीक है। और इंडिया जो है खुद की डिमांड को जो है पूरा नहीं कर पाता। अगर आयरन में हम लोग आ जाएँ तो इंडिया प्रोड्यूस तो करता है आयरन को, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर पाता कि इंडिया अपनी खुद की डिमांड को जो है वो पूरा कर दे। तो एक्सपोर्ट करने की बात जो है वो बहुत ज़्यादा दूर की बात है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है किसका, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम ये हम कह सकते हैं कि आप लोग एक वेस्ट बंगाल में जो है इसका प्रोड्यूसर होता है। कहाँ कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में और आप लोग का उड़ीसा में। ये आप लोग का एक बॉक्साइट से जो है मिलता है। बॉक्साइट मतलब कैसे मिलता है कि एल्यूमिनियम जो गुड कंडक्टर होता है, आप लोग कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास हो जाती है। ये भी आप लोग का मेलेबल और स्ट्रॉन्ग मैटर होता है, जैसा आप लोग का कॉपर होता है, ठीक है। और इसका जो कहाँ यूज़ हुआ जाता है, इसका यूज़ आप लोग का एयरक्राफ्ट बनाने में, शिप बनाने में, ये सब बनाने में आप लोग का जो है एल्यूमिनियम का ही यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है केमिकल इंडस्ट्री। अब केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग क्या आता है, हम लोग की दो आती है, एक हम लोग की मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग को जो केमिकल मिलता है वही हम लोग की केमिकल इंडस्ट्री कहलाती है। अब केमिकल और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है केमिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। अब इसका जो ये दोनों केमिकल इंडस्ट्री ये इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो की है और 3% जीडीपी जो है वो इसने जो है कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसमें जीडीपी में, कितना 3%। और केमिकल इंडस्ट्री ने, जबकि केमिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है नहीं, नई इंडस्ट्री है ये, ठीक है। इसने ग्रोथ जो है बहुत ही ज़्यादा किया है, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि इंडिया में आप लोग कह सकते हैं कि एक पोटास नंबर होता है, बाहर से जो है इंपोर्ट कराया जाता है, तो उसी को जो है हम लोग फर्टिलाइज़र कहते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है फर्टिलाइज़र जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। पहले जो है इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं था फर्टिलाइज़र, पहले जो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता था, लेकिन अब जो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसमें जो है क्या होता है कि इसमें कोई भी
प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है, प्रोडक्ट को जो है वो एक्सपोर्ट कराया जाता है एक अच्छे रेट में, जिससे जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प हो रही है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। सीमेंट इंडस्ट्री क्या है, ये आप लोग की कह सकते हैं कि सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम, ये सब जो है डिपेंड है किसके पे, ये सब आप लोग का डिपेंड है आप लोग के कंस्ट्रक्शन पे। तो सीमेंट इंडस्ट्री आप लोग की बेसिकली वही हो गई वो वाली जो आप लोग कह सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ की जाती है। अब इसमें जो है 1904 में यानी 1904 में जो है चेन्नई में जो है सबसे पहले सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो फर्स्ट इस्टेब्लिश कराई गई थी उसके थ्रू, ब्रिटिशियर के थ्रू। तो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, कुछ इमेज मिली है बहुत पुरानी, तो यही आप लोग की फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो थी। ये आप लोग कह सकते हैं कि इंडिया में जो सीमेंट है वो एक्सपोर्ट भी जो है वो करती है। इंडिया क्या करती है, सीमेंट को जो है एक हैवी उसमें जो है वो एक्सपोर्ट भी करती है, जिससे अच्छा खासा फाइनेंशियली हेल्प होता है। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो दिल्ली, हरियाणा, पुणे, ये सब जो जगह है, ये सब जगह जो है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। और वहाँ क्या होता है, ऑटोमोबाइल में बेसिकली होता क्या है, जो कार हैं, ट्रक हैं, ये सब चीज़ जितनी भी है ये सब इसमें बनाई जाती है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये आप लोग का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो है उसी में जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आती है। सबसे ज़्यादा वो जो है कहाँ होती है, तो आप लोग का जो बेंगलोर है, बेंगलोर को हम लोग जो है कह सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया है, कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का जो है वो यूज़ होता है। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का यूज़ होता है तो आप लोग कह सकते हैं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा होगा, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही तो आप लोग का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बेंगलोर में जो है IT सेक्टर वगैरह जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है इसमें का। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो आप लोग का होता है वो कैसे होता है, एयर थर्मल आप लोग कह सकते हैं कि एयर थर्मल, नॉइजी वाटर, और ये सब जो है ये सब की वजह से बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन होता है। एयर की वजह से कैसे होता है, जो टॉक्सिक गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है इंडस्ट्री से, वो बहुत ज़्यादा हार्म करती है। ठीक है, हम लोग के एटमॉस्फेयर को। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं थर्मल जो होता है, थर्मल क्या होता है, थर्मल आप लोग का एक वो है, थर्मल वाटर में से जो वो निकलता है, वाटर में से जो क्या कहते हैं उसको, वेस्ट जो निकलता है, वो सब बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है कंपनी जो है वो निकालती है। कंपनी से वो वेस्ट निकल के जो है वाटर में जो मिक्स हो जाता है, तो हम लोग का वो पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे हो जाता है। उसके बाद हम लोग का एक होता है नॉइज़ी में। तो नॉइज़ में कैसे होता है कि फैक्ट्री वगैरह जो चल रही थी उसमें से मशीन जो चलती है उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो मशीनरी नॉइज़ की वजह से भी पॉल्यूशन होता है। उसके बाद हम लोग का वाटर का पॉल्यूशन हो ही गया कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वेस्ट जो निकलता है, इंक्लूड होता है, वो वाटर में मिल जाता है जो कंपनियां निकालती हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो होता है। तो यहीं के साथ आप लोग का ये वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। यही चीज़ बस चैप्टर में पढ़नी थी, बेसिक चीज़, और इतना ही आप लोग का एग्जाम में जो है वो। तो अब हम लोग आते हैं अपने सीधे लास्ट टॉपिक पे, जो हम लोग का कौन सा है, वो हम लोग का लाइफ लाइन ऑफ जो है नेशनल इकोनॉमी। ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें सीधे हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है, कैसे एक चीज़ को दूसरी जगह पहुँचाता है, और इससे पहुँचाने से, एक्सपोर्ट होने से क्या होता है कि हम लोग को जो है कंट्री को जो है इकोनॉमिकली जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियली जो है हेल्प होता है, GDP जो है वो इंक्रीज़ होती है। अब ये आप लोग का जो पहुंचाया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, ये 3 टाइप का होता है। एक आप लोग का होता है रोड, एक आप लोग का होता है लैंड, एक आप लोग का होता है वाटर, एक आप लोग का होता है एयर। ठीक है, तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब लैंड में आ जाए तो अब लैंड भी हम लोग के 3 टाइप के होते हैं। अब लैंड में कैसे कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम लोग का सामान जाता है। एक रोडवेज के थ्रू जाता है, जैसे हम लोग की रोड होती है। दूसरा हम लोग का रेलवेज के थ्रू जाता है, और तीसरा जो हम लोग का है वो पाइपलाइन के थ्रू जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है रोडवेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहीं अगर हम लोग एक चीज़ और समझे कि इंडिया में जो है 23 लाख जो है 23 किलोमीटर जो है 23 लाख किलोमीटर से ज़्यादा जो है रोडवेज जो है, और वो जो है वो कनेक्ट होते हैं। कहाँ कहाँ तक कनेक्ट होते हैं, रोडवेज जो है सबसे बेटर माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया में है, और वो हर जगह कनेक्ट भी होते हैं। वो रेलवेज़ के में भी कनेक्ट होते हैं, वो आप लोग को डोर टू डोर जा सकते हैं। रेलवेज आप लोग का डोर टू डोर तक के नहीं जा सकता है, हर कंट्री में जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का रोडवेज जो है वो ज़्यादा बेटर जो है वो माना जाता है। उसी से जो आप लोग का रोडवेज है वो कंस्ट्रक्शन करना जो उसका वो होता है वो भी ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू रेलवेज। रेलवेज में आज जो पटरी होती है वो आयरन की बनी होती है, और आयरन आप लोग का कॉस्टली होता है। वहीं रोडवेज जो आप लोग का होता है, जो सीमेंट के द्वारा बनाया जाता है, वो आप लोग का एक चीप रेट का होता है, ज़्यादा सस्ता, ज़्यादा महंगा मतलब नहीं होता है। अब उसी के साथ साथ जो है आप लोग कह सकते हैं कि अगर आप लोग को अगर वाटर की जगह कहीं जाना है, या एयरपोर्ट जाना है, या रेलवेज जाना है, तो कहीं पर भी जाना है तो आप लोग रोडवेज के थ्रू ही जाएंगे। तो आप लोग का रोडवेज जो है सबसे बेटर है, और सबसे ज़्यादा प्रीफरेबल भी है, सबसे ज़्यादा लोग इसी को यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी यही है। अब अगर हम लोग आ जाते हैं सीधे अपने किस में कि हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ रोडवेज की, तो हम लोग की रोडवेज सीधे आप लोग के 6 पार्ट में होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो आप लोग का है वो आप लोग का गोल्डन,
क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे मतलब क्या होता है कि ये आप लोग कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही होता है चार, तो जिसमें चार होता है, चार साइड होती है, यानी कि जो आप लोग का चौराहे टाइप का होता है वो आप लोग का होता है वो आप लोग का हाईवे कहलाता है। जो चार रास्ते जिस हाईवे से निकल रहे हैं वही आप लोग का कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। अब इंडिया में जो है जितने भी मेट्रो सिटी हैं उसको क्या करता है, ये कनेक्ट करता है आप लोग का क्वाड्रिलेटरल हाईवे, ठीक है। पहला कहाँ कहाँ है आप लोग का, कह सकते हैं आप लोग कि एक आप लोग का फर्स्ट है जो है वो आप लोग का दिल्ली टू कोलकाता, और फिर वो जाता है कहाँ से, वो आप लोग कह सकते हैं कि फिर वो कोलकाता से जो आप लोग का वो है क्या कहते हैं छत्तीसगढ़, और फिर छत्तीसगढ़ से जो है वो मुंबई जाता है, और फिर मुंबई से जो है दिल्ली आ जाता है। तो ये ऐसे जो है ये वर्क करता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे जो है दो और है, टोटल तीन हैं, ये एक का एग्जाम्पल मैंने दिया, दो और हैं, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। ये आप लोग के क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे हैं। अब इसको जो ऑर्गेनाइज करता है वो आप लोग का करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है कि कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें तो नहीं है, ठीक है, इसे जो है वो मैनेज करता है। अब उसके बाद जो हम लोग का आता है वो हम लोग का आता है नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। तो ये क्या होता है, ये आप लोग का वही होता है जहाँ पे NH1 NH2 NH3 टाइप का ये सब नहीं लिखा है, NH2, तो ये सब चीज़ जो जहाँ लिखा रहता है, ये बोर्ड जो बने होते हैं यही आप लोग को जो है नेशनल हाईवे जो है कहलाते हैं। ये आप लोग के कहाँ बहुत जगह है, जैसे कि NH1 अगर हम लोग बात कर लें तो वो आप लोग का अमृतसर में है, दिल्ली टू अमृतसर जो है वो जाता है। इंडिया के हर पार्ट का नेशनल हाईवे से जो है वो कनेक्ट कराता है, यानी इंडिया में जितनी भी जगह है उन जगह को जो है आप लोग का एक नेशनल हाईवे से कनेक्ट कराने का काम क्या करता है, नेशनल हाईवे करता है, ठीक है। इसको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, वो आप लोग का CPWD करता है, मतलब सेंट्रल पब्लिक ऑफ वर्क डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग आते हैं वो हम लोग आते हैं स्टेट हाईवे। इसको कंट्रोल आप लोग का करता है PWD मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। स्टेट के अंदर के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होती हैं, जितने भी एरिया होते हैं, उन सबको जो है कनेक्ट कौन करता है, आप लोग का स्टेट हाईवे करता है, जो कि फर्दर जाके किस में कनेक्ट हो जाता है, नेशनल हाईवे में जो है जाके कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का आता है डिस्ट्रिक्ट हाईवे। ये आप लोग का जो होता है, जो आप लोग के मेन कह सकते हैं कि शहर के अंदर जो होता है वो वाला होता है। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी आप लोग के रोड वगैरह जो होते हैं वो इन सब को जो है कनेक्ट कराते हैं अपने में, ठीक है। और फर्दर ये आगे जाके किससे कनेक्ट हो जाता है, ये स्टेट हाईवे से जो है वो कनेक्ट हो जाता है। इसको अच्छा कंट्रोल कौन करता है, उसका जो आप लोग का जिला परिषद जो होता है, और वही इसको जो है कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप लोग की एक जो वो होती है, रोड होती है जो विलेज टू सिटी जाती है, यानी कि जो आप लोग कह सकते हैं कि गांव से जो है शहर तक की जो जाती है, वो आप लोग की इस टाइप की जो रोड होती है। जो आप लोग किसी भी शहर से गांव जा रहे होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेन रोड आ गई, अब मेन रोड के बाद एक थोड़ी खराब रोड होती है इस टाइप की, वो जाती है गांव के अंदर तक, ठीक है। तो ये आप लोग की रोड होती है, ठीक है। अब इसको जो है वो कंट्रोल कौन करता है, इसको आप लोग का कंट्रोल करता है प्रधानमंत्री ग्रीन सड़किन योजना। कौन सी, यह है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये जो है ये इस सब रोडों को जो है वो करती, कंट्रोल करती, जो आप लोग की कनेक्ट होती है कहाँ से कहाँ तक, एक विलेज से एक सिटी तक के, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है बॉर्डर के रोड। अब ये बॉर्डर हाईवे जो है वो बॉर्डर रोड जो है वो क्या होती है, यानी आप लोग जो नहीं देखोगे कि कहीं से भी आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे ऊपर लिखा रहता है जो वेलकम टू दिल्ली, वेलकम टू कानपुर, वेलकम टू लखनऊ। तो बेसिकली ये जो वेलकम का बोर्ड जो लगा रहता है यही आप लोग का बॉर्डर होता है कि यहाँ से आप लोग का पुराना वाला जो सिटी है वो खत्म हो गया, यहाँ से हम लोग की सिटी जो है वो शुरू हो रही। तो आप लोग की बॉर्डर रोड जो है, बॉर्डर हाईवे जो है वो कहलाता है। तो आप लोग का स्टेट के बॉर्डर पर जो है वो प्रेजेंट रहता है, किसी भी स्टेट के बॉर्डर पे ही वो रहता है, ठीक है। और स्टेट की बाउंड्री जो है वो कहलाती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो आप लोग का आता है कौन सा, वो आप लोग का आता है रोड के दो टाइप होते हैं, यानी कि आप लोग को पढ़ना है कि रोड जो है कितने टाइप के होते हैं। तो रोड आप लोग के बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कि आप लोग के मेटल है, कि आप लोग के नॉन मेटल रोड। मेटल रोड कौन से होते हैं, जो आप लोग के सीमेंट और कंकरेंट से बने होते हैं, जो अच्छी रोड होती हैं, ये आप लोग की मेटल रोड कहलाती हैं। और वहीं आप लोग की नॉन मेटल रोड कौन सी कहलाती हैं, जो आप लोग की ऐसे ही नहीं बनी रहती है, मतलब सैंड सॉइल से जो बनती हैं, जिसमें मतलब यार सीमेंट वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता है, तो वो आप लोग की जो नॉन मेटल वेज जो है वो कहलाती हैं। अब इसी में जो है इंडिया में जो है हाईवे जो है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की लेंथ में जो है वो मतलब फैले हुए हैं, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर में जो आपके एरिया की बात करें तो वहाँ एरिया कितना है, 10 किलोमीटर पर सिर्फ और सिर्फ उसका रोड का जो एरिया है 10 किलोमीटर में, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग यूपी में बात करें तो कितना है, 430 किलोमीटर का एरिया जो है वो रोड में जो है वो लिया गया है। और पूरे इंडिया के हाईवे की बात करें तो 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो है पूरे इंडिया का रोड जो है वो आपका वो एरिया जो है वो लिया गया है, ठीक है।
अब उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं अपने रेलवेज़ की, ये जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 10 किलोमीटर एरिया ही जो है वो लगा हुआ है आपके रोड वगैरह में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेलवेज़ की, तो रेलवेज़ आप लोग का क्या करता है, पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह तक के, या आप लोग की जो इसी के अंदर मालगाड़ी आती है वो आप लोग के प्रोडक्ट को एक जगह से, गुड को एक से दूसरे जगह तक एक्सपोर्ट कराती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बल्कि गुड होता है, भारी भारी चीज़ होती हैं जो आप लोग की कार वगैरह या आप लोग की बाइक वगैरह से नहीं जा सकती, वो इसमें बल्कि वेट जो है वो भेजा जाता है, ठीक है। ये पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा एक्सपोर्ट कराता है और ये आप लोग का चीपेस्ट होता है, ठीक है। अब आप लोग बात करें तो 65,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा जो है आप लोग कह सकते हैं कि वो रेलवेज़ की जो वो है वो एरिया जो है वो यहाँ पे है 65,000 से भी ज़्यादा, ठीक है। इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी भी होती है कि जो अब तो कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा लोग क्या करते थे, जो पटरियाँ बनी रहती थी वो आप लोग की आयरन की होती थी, तो आयरन आप लोग का महंगा होता है तो लोग पटरी भी निकाल के बेच देते थे, और जो ट्रेन के अंदर से भी बहुत कुछ जो है सामान जो है वो उठा लिया करते थे, तो इस वजह से जो है रेलवेज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना पाइपलाइन। अब ये पाइपलाइन क्या होता है, तो पाइपलाइन के थ्रू जो आप लोग कह सकते हैं कि वाटर वगैरह या आप लोग का जो केमिकल होता है, पेट्रोल वगैरह जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक के जो भेजा जाता है, जैसे कि आसाम टू कानपुर एक जाता है, फिर गुजरात टू जलंधर एक जाता है, और एक आप लोग का कह सकते हैं कि गुजरात टू यूपी तक के जो है ये जाता है। तो इसके अंदर क्या जाता है, इसके अंदर आप लोग का पानी जो है वो किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद जो आप लोग कह सकते हैं कि अब वाटरवेज जो होता है ये आप लोग का एक चिप होता है, इसमें कोई फूल वगैरह या कुछ भी आप लोग को वो करना है तो इसमें कुछ भी आप लोग को कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा चिप होता है, एक मोटर के थ्रू जो है इसको आगे जो है ये बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग को क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है वाटरवेज का, ठीक है। अब ये आप लोग का आ गया वाटरवेज। अब वाटरवेज क्या होता है, ये आप लोग का कह सकते हैं कि वाटर के थ्रू जो है शिप वगैरह की हेल्प लेके क्या किया जाता है कि एक हैवी प्रोडक्ट को जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक के जो है पहुंचाया जाता है। ये आप लोग का बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, ये भी महंगा नहीं होता है, एज आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग का रेलवे से भी ज़्यादा सस्ता रहता है, ठीक है। इसमें फ्यूल वगैरह जो है बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है, जिसकी वजह से लोगों का पैसा जो है बहुत ज़्यादा बचता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग होता है, इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इलाहाबाद टू हल्दिया और गंगा रिवर के थ्रू जो है वो एक्सपोर्ट कराया जाता है। इलाहाबाद में जो है इलाहाबाद टू हल्दिया जो एक्सपोर्ट होता है, और किसके थ्रू, गंगा रिवर जो वहाँ पे है उसके थ्रू ये एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि संडिया टू डुबरी या संडिया टू भूलबुरी ये एक प्लेस है वहीं पे, तो वहाँ पे आप लोग की जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके थ्रू एक्सपोर्ट कराया जाता है। वहीं हम लोग बात करें तो केरला में जो होता है वो, केरला में तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ एक्सपोर्ट कराया जाता है, क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं कि केरला ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो आप लोग का जो पानी है, वाटर लेवल है बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से वहाँ बार बार जो है वो बाढ़ जो है वो आती रहती है, ठीक है। फ्लड जो है वो बहुत ज़्यादा आता रहता है वहाँ पे। तो केरला में तो बहुत ही ज़्यादा पोर्ट हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो कराए जाते रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मुंबई में अगर हम लोग बात करें तो मुंबई में जो पोर्ट हैं वो बंगाल में, गोवा, मुंबई में जो पोर्ट है वो सीधे सीधे एक्सपोर्ट कहाँ तक किए जा सकते हैं, वो गोवा तक के जो है कनेक्ट है, कि मुंबई से कोई भी सामान जो है वो गोवा जो है एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और ये चीप पड़ता है, इसकी इफिशिएंटी बहुत ज़्यादा ही होती है। अब इसके बाद जो 95% ट्रेड जो है वो वाटर के थ्रू ही होता है इंडिया में। कितना, 95% थ्रू जो होता है वो इससे के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू, क्योंकि ये चीप पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 12 मेजर आप लोग के बड़े पोर्ट हैं जो आप लोग को ये देख सकते हैं कि ये आप लोग के लिखे हुए हैं 12 मेजर पोर्ट, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो चेन्नई में है और आप लोग का कोलकाता में है, कनाडा में है, और कह सकते हैं आप लोग मुंबई में है, तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जो है ये लिखने को आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है 107 नॉन मेजर आप लोग के पोर्ट हैं, ये आप लोग के एग्जाम में आएगा तो नहीं लिखने, और अगर आ भी गया तो आप लोग 5-6 नाम लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 107 नॉन मेजर पोर्ट जो है वो आप लोग के हैं, और जो मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट जो हैं वो आप लोग के 12 हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं उसकी एयरवेज की, तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। इसलिए ये क्या होता है, ये आप लोग का एक फास्टेस्ट एक्सपोर्ट एक्सचेंजिंग का वो है, जिसमें जो है बहुत जल्दी एक सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह तक के जो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। पर ये क्या होता है, ये आप लोग का एक कॉस्टली होता है, बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह सकते हैं कि कॉस्टली होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग को अपना लास्ट टॉपिक पढ़ना है वो हम लोग का कौन सा, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन आपका दो चीज़ों पे बेस, एक है आप लोग का है पर्सनल और एक आप लोग का है मास कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आप लोग कह सकते हैं कि पर्सनल जो है, पर्सनल आप लोग
मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू। जो आप लोग की बातें जो है, कम्युनिकेशन जो है वो आप लोग का पर्सनल रहेगा, कोई तीसरा या चौथा इंसान जो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो आप लोग व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम पे करते हैं, ये सब आप लोग का एक पर्सनल वो कम्युनिकेशन है। और एक आप लोग का था मास कम्युनिकेशन, ये आप लोग का मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, मूवी वगैरह के थ्रू, यूथ के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू, यानी कि कोई एक बात है जिसको आप लोग स्प्रेड करना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस में, तो आप लोग ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे जो आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म तक के जा सके। ये टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल, ठीक है, मीडिया, तो ये सब आप लोग का किस में आता है? ये सब आप लोग का मास कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। अब आप लोग बात करें तो इंडिया का जो पोस्ट है वो भारतीय डाक, वो जो आप लोग का वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्ट जो है वो है। अब उसी के बाद हम लोग इसके चैप्टर में आप लोग की बात है टूरिज्म की। तो टूरिज्म में क्या होता है कि टूरिज्म में बेसिकली कोई इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं है, वो आप लोग खुद से लिख सकते हैं कि टूरिज्म को अगर इंडिया में जो प्रमोट किया जाएगा तो उससे क्या होगा, टूरिज्म से हम लोग की इकोनॉमिकली ग्रोथ जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि अगर लोग बाहर से घूमने आएंगे तो जिस प्लेस में आएंगे उस प्लेस में अगल बगल के जो भी गरीब लोग हैं वो गरीब लोग को कुछ जॉब मिल जाएगी। कैसे जॉब मिल जाएगी कि जो चूड़ी बेचने वाले हैं या जो स्मॉल स्केल के वर्कर हैं वो लोग को कोई जॉब मिल जाएगी जिससे वो लोग इनकम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग को वो नहीं मिल जाते हैं कि लोग आते हैं, वो लोग कहते हैं कि चलो मैं तुम लोग को पूरा का पूरा ये प्लेस घुमा दूंगा, इसके बदले तुम मुझे कुछ पैसे दे देना, ठीक है। तो वैसे लोग को भी उस टाइप की भी जॉब मिल जाएगी। तो इससे जो बेरोजगार लोग हैं उन लोग को क्या होगा कि एक जॉब मिलेगी जिससे वो एक अच्छे पैसा जो है वो कमा सकते हैं। और जब वो लोग इंक्रीज होंगे, पॉवर्टी लाइन से उठेंगे, तो साथ साथ क्या होगा कि इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज होगा और जीडीपी भी इंडिया की इंक्रीज होगी। तो ये सब चीज़ आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है किसमें? टूरिज्म में। तो टूरिज्म जो आप लोग का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, उसमें यही सब आप लोग को बेसिकली लिख देना है, ठीक है, जो आप लोग इकोनॉमिकली जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर देगा। अब आप लोग का बेसिकली जो है बस और बस इतना ही एग्जाम्पल था और इतने ही जो आप लोग कह सकते हैं कि इतना ही इसमें चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था। अब पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आप लोग को पूरी की पूरी ज्योग्राफी जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप लोग की एक कल वीडियो आ जाएगी जिसमें सारे के सारे मैप माइंड जो है, मैप कैसे लिखने हैं वो सब 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। इसमें पूरे के पूरे मैप के बारे में मैं बता दूंगा जिससे आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करो और बताएं।